हमें आज शुरुआत करनी है दिल्ली सल्तनत की। 1526 से ये शुरू होता है और ये 1707 तक यहां तक जाएगा। डेथ ऑफ औरंगजेब। हमने देखा था किस प्रकार से 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। मतलब एक 100 साल का बीच में गैप दिख रहा है। तो इन 100 सालों में क्या हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। अर्ली मेडिवल पीरियड जिसको कहा जाता है 750 से लेकर 1206 तक, यहाँ पर आप देखोगे किसी प्रकार की हम कोई भी इस्लामिक डायनेस्टी नहीं देखते हैं। दिल्ली सल्तनत से ये एरिया अलग हो जाता है और बहमनी किंगडम बन जाता है, तो ये एक इस्लामिक किंगडम होगा। लेकिन विजयनगर एम्पायर, मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री, नहीं, ऐसा पूरी तरह से नहीं है। कि भाई जैसे ही क्या होता है कि कोई एक पावरफुल डायनेस्टी टूटती है तो उसके फ्यूडिटरीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनने लगते हैं। तोमर, सिसोडियास, ऑल दिस दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट राजपूत्स। कई सारे एम्पायर्स फॉर्म हुए थे, उसमें ख्वारिज़मी एम्पायर भी था। तो ख्वारिज़मी एम्पायर को खत्म किसने किया था? मंगोल्स ने किया था। और जब उसको खत्म किया तो उसका उनका एक रूलर था जलालुद्दीन मांगबरनी, जो वहां से भागता है और चंगेज खान उसको चेस करता है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू ओनली आईएएस प्रारंभ यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और मैं फिर से आ गया हूं आप लोग के बीच और अब हम लोग मेडिवल हिस्ट्री की क्लासेस को यहां से स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, हमें आज शुरुआत करनी है दिल्ली सल्तनत की। लेकिन चूंकि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री जहां छोड़ी थी वहीं से मैं कहानी को पिकअप करूंगा, तो आपका कोई कनेक्टिविटी ब्रेक ना हो, इसीलिए मैं आपको वो कहानी जो अर्ली मेडिवल पीरियड का है वो भी आपको यहां पर उसका एक आउटलाइन, उसका अच्छा खासा मतलब आपको एक पोर्शन बता दूंगा, सो दैट दिल्ली सल्तनत कैसे भारत में एग्जिस्टेंस में आया ये बात आपको समझ में आने लग जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। और दोस्तों एक बात और बता दूं कि हमारे पास मेडिवल हिस्ट्री के लगभग 6 क्लासेस हैं और इन 6 क्लासेस में मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम चीजें हम लोग कवर कर ले जाएं। देखिए, ये आपकी जो सीरीज है ना, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? एक बेसिक एनसीईआरटी सीरीज है। ये बेसिक आपकी ऐसी सीरीज है जिसमें आपका ना कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आ जाए, एक कहानी आपके मन में दिमाग में गड़ जाए और फिर उसके बाद आपका सिंपल काम ये होगा कि उस कहानी में आपको फैक्ट्स को ऐड ऑन करना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दूसरी बात, एक और बात बताऊंगा आपको शुरू करने से पहले कि मेडिवल हिस्ट्री का वो पोर्शन ऐसा है, आप प्रीलिम्स के अंदर भी देखते होंगे तो वैसे देखो पिछले कुछ सालों का ट्रेंड यही रहा है, 1 सवाल 2 सवाल प्रीलिम्स के अंदर आते दिखते हैं। मेंस के अंदर वो भी आप देखोगे तो बहुत कम दिखते हैं, दिखते ही नहीं है, लास्ट टाइम में कुछ थे ही नहीं। लेकिन फिर भी हम अपना इस प्रकार से कवर करेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द चीजें यहां पर हो पाए और अगर कुछ सवाल आए तो हम लोग कुछ पहचान पाए, क्योंकि ऑब्वियसली ये कोई एडवांस सीरीज तो है नहीं, एक बेसिक सीरीज है। यहां पर आप अपनी कहानियों को अच्छे से गढ़ पाएंगे, अच्छे से बन पाएंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो कहानी हमारी मेडिवल हिस्ट्री की शुरू होने जा रही है। तो उससे पहले हमारा ये जो बैच है प्रारंभ, जो कि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया है, इसका नाम है यूपीएससी प्रारंभ बैच। और इसमें हमारा ये 3 ईयर का प्रोग्राम, जिसमें 2 साल आप लोगों की अच्छे से प्रिपरेशन होती है और 1 साल फिर आप लोगों का रिगरसली प्रैक्टिस करवाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ द ईयर, एज आई टोल्ड यू, कि जो पहला यहां पर साल होता है फर्स्ट ईयर, बेसिक फाउंडेशन बिल्ड किया जाता है, आपको एनसीईआरटी वगैरह पढ़ाई जाती है। देन सेकंड ईयर में एक बार जब बेसिक बन जाता है तो आपको एडवांस लेवल की प्रिपरेशन करवाई जाती है। एंड थर्ड ईयर में जैसा मैंने कहा कि इसका रिग्रेस रिवीजन करवाया जाता है। तो इसके बारे में आप डिटेल से जो है लिंक में डिस्क्रिप्शन लगा हुआ, आप चेक कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखोगे कि साथ में अब डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। ठीक है, तो जैसे कि बीबीए डिग्री कोर्स के साथ भी आप इस बैच को अवेल कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको फिर कॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है वहां पर आपको समय अपना नहीं देना पड़ेगा, आपको डिग्री भी हम ही लोग यहां से प्रोवाइड करेंगे। मतलब आपकी एमबीए डिग्री के साथ, बीबीए डिग्री के साथ, एमए डिग्री, बीए डिग्री, ये प्रोग्राम्स ही हमारे पास अवेलेबल हैं। तो इसके बारे में और डिटेल से इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए है तो इस पर डिस्क्रिप्शन में क्लिक करिए, लिंक को एक्सप्लोर जाके देखिए, आपको सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो बैच जो है आपका, ये जो खाली प्रारंभ बैच है वो 10667 पर ईयर का है और इसका प्राइस ऑफ कोर्स आप जाके बैच पे जाके देखेंगे तो आपको अलग पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहां से। और इस सीरीज के अंदर सबसे पहली बात तो भाई, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे आप अगर मेरे साथ अब तक नहीं जुड़े हो तो भाई अब जुड़ जाइए, है ना। यहां पर मैं आपके साथ हूं और कनेक्टेड रहता हूं। अप्रोक्सीमेटली इस पे आप देखोगे तो समथिंग अराउंड 49,000 स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं और जर्नी हम लोग तय कर रहे हैं एक साथ। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के कहानी को। तो जो कहानी दोस्तों शुरू हो रही है, चलिए बेसिक बातों को समझिएगा। ठीक है, बेसिक बातें समझिएगा, फिर बहुत सारी चीजें देखिए मैं क्योंकि कवर कर रहा हूं और एक्चुअली कवर नहीं करनी थी लेकिन थोड़ा आउटलाइन दे रहा हूं, इसलिए हो सकता है कुछ लिखा लिखाया पोर्शन में दे दूं इन अ वे, ताकि आपको ज्यादा कुछ कंटेंट मिल जाए, है ना। टाइम थोड़ा कम है और हम ज्यादा कंटेंट कवर करना चाहते हैं, इसलिए हो सकता है। चलिए तो मेडिवल हिस्ट्री की हम शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो मेडिवल हिस्ट्री की जो कहानी है इसको हम 3 फेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, 3 फेजेस में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, मोटे मोटे रूप में 3 फेजेस में। ठीक है, पहला फेज जो आपका बनता है, जस्ट अ मिनट,
पहला फेज जो आपका बनता है ये आपका फर्स्ट फेज होगा, देन सेकेंड फेज, देन थर्ड फेज। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री को हम लोग 3 पार्ट में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक बात है सर, फर्स्ट फेज में हम क्या क्या पढ़ेंगे जरा देखिएगा। मैं जब आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट फेज को तो मैं इसको ऐसे डिवाइड करूंगा कि नॉर्थ में क्या हो रहा था इस पर्टिकुलर पीरियड में और फिर साउथ में क्या हो रहा था। ठीक बात है सर। अच्छा एक काम करते हैं, पहले इनका टाइम पीरियड लिख लेते हैं। तो लगभग आपको जो फर्स्ट फेज देखने को मिलेगा दोस्तों, ये लगभग आप देखोगे तो 750 एडी के आसपास से यू विल फाइंड टिल 1206 एडी तक। ये वो फेज है जो हमारे मेडिवल हिस्ट्री का पहला फेज होगा। 700 एडी से 750 एडी से कहीं से भी आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम सेकंड फेज देखेंगे तो ये 1206 एडी से स्टार्ट होता है और ये 1526 एडी तक जाएगा। ठीक बात है। और फिर इसके बाद हम थर्ड फेज की बात करेंगे। 1526 से ये शुरू होता है और ये 1707 तक यहां तक जाएगा, डेथ ऑफ औरंगजेब। अब आइए देखते हैं कि हम तीनों फेज में क्या क्या कवर करते हैं मेडिवल हिस्ट्री के अंदर। अब जरा इस पर्टिकुलर चीज को अच्छे से देखिएगा कि हम क्या कवर करने जा रहे हैं। तो इसमें नॉर्थ में क्या चल रहा था और साउथ में क्या चल रहा था, अलग अलग यहां पर एक बार बना लेते हैं चार्ट, सो दैट कहानी क्लियर हो कि जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वो कहां पर कवर हो रहा है। ठीक है, देन उसके बाद नॉर्थ की कहानी यहां क्या थी इस फेज में और साउथ में क्या चल रहा था, हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम ये डिस्कस करेंगे। एंड देन सेम हियर, यहां भी नॉर्थ में क्या चल रहा था और साउथ में क्या चल रहा था। हम एक ब्रॉड डिवीजन यहां पर कर लेते हैं ताकि ये पिक्चर आपके मन में क्लियर हो जाए। देखिए दोस्तों, ना अगर मैं बात करूं तो नॉर्थ में इस जगह आप देखोगे गुर्जरा प्रतिहारा आ चुके हैं। गुर्जरा प्रतिहारा अभी लिख लीजिए, सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। इस जगह आप देखोगे नॉर्थ में हम पालास को डिस्कस करेंगे। नॉर्थ में हम बहुत सारे इंडिपेंडेंट राजपूत को कवर करेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट राजपूत। तो हो सकता है कि इस सीरीज के अंदर मैं आपको एक चीजों का पासिंग रेफरेंस दूं, कहानी बुंदू, है ना, क्योंकि हमारे पास मैंने बताया कि वी हैव 6 लेक्चर्स हमें जिसमें कवर करना है। तो हम बेसिक अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि हमारी कहानी तो बन जाए पूरी तरह से। ठीक बात है सर। साउथ की बात करेंगे तो यहां पर हम लोग राष्ट्रकूट को देखेंगे। राष्ट्रकूटास एग्जिस्टेंस में रहते हैं यहां पर। और फिर उसके बाद हम लोग यहां पर इंपीरियल चोलास को देखेंगे। और फिर उसके बाद यहीं पर हम लोग इसी फेज में वेस्टर्न चालुक्य की बात भी करेंगे। ठीक है, और वेस्टर्न चालुक्य जब डिक्लाइन करेगा ना दोस्तों, तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। यहां पर मैं कह सकता हूं 3 यहां पर के फ्यूडिटरीज निकल के आते हैं वेस्टर्न चालुक्य के। कौन कौन से लिख लीजिएगा अभी, यादवास लिख लीजिएगा, होयसला और लिख लीजिएगा काकाटियास। प्लीज नोट कर लीजिए, आज के इस लेक्चर में मैं पॉसिबली पूरा ये फेज 1 कवर कराऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये अर्ली मेडिवल पीरियड है। मेडिवल पीरियड आप देखोगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत से शुरू होता है। तो मैं इस पूरे वाले पीरियड का ना आपको एक क्रक्स या जस्ट बना के दूंगा, क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री से पहले खत्म हुई थी। याद करिए, है ना, हमने देखा था किस प्रकार से 647 एडी में हर्षवर्धन की डेथ हो गई थी। यही था हमारा लास्ट वाला पोर्शन, है ना। और फिर उसके बाद हम यहां से देख रहे हैं 750 एडी से, मतलब एक 100 साल का बीच में गैप दिख रहा है। तो इन 100 सालों में क्या हुआ वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं अपने इस वाले फेज पे, यानी कि हमारा ये सेकंड फेज। तो नॉर्थ में यहां पर हम बात करेंगे किसकी, दिल्ली सल्तनत की। यहां पर बात होगी, यहां चर्चा होगी दिल्ली सल्तनत की। और हम लोग यहां पर जब साउथ की बात करेंगे तो हियर वी विल टॉक अबाउट विजयनगर एम्पायर। हम लोग विजयनगर एम्पायर की बात यहां पर करेंगे, अलॉन्ग विद बहमनी किंगडम। ठीक है, ये हमारा डिस्कशन का पात्र होगा सेकेंड फेज के अंदर। ठीक है, एंड देन थर्ड की जब हम बात करने जा रहे हैं दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा कि थर्ड में हमारा नॉर्थ में डिस्कशन जो है वो मुगल्स का होगा। और साउथ के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि ये जो विजयनगर एम्पायर है ना, ये तो खत्म हो जाएगा, बहमनी किंगडम स्प्लिट हो जाएगा, डेक्कनी सुल्तानेट्स बन जाएंगे। यहां डेक्कनी सल्तनत बन जाएंगे, अलग अलग यहां पर सल्तनत होंगे। बेसिकली बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, बिरार और बेदार। ठीक है ना, इसकी बात हम लोग यहां पर करेंगे। साथ ही साथ हम लोग यहां पर कहीं ना कहीं डिस्कशन मराठास के ऊपर भी करने वाले हैं।
तो हम लोग यहां पर मराठास को भी डिस्कस करेंगे, मराठास को भी डिस्कस करेंगे, और हमारा डिस्कशन मेजरली आप देखोगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर यहां पर रहेगा। ये हमारा आउटलाइन है पूरा मेडिवल हिस्ट्री का। ये 100,000 सालों की जो कहानी है, विच विल स्टार्ट फ्रॉम 700 AD टू 1700 AD, या फिर 750 AD से 1750 AD तक, ये पूरी कहानी हमारी मेडिवल हिस्ट्री की कहानी यहां पर होगी। ये 1000 ईयर्स की कहानी है अप्रोक्सीमेटली, ये 1000 सालों की कहानी है जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। नाउ दोस्तों, एक बात यहां ध्यान रखिएगा, समझिएगा कि हमको जनरली ये लगता है कि जब हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये कहानी इस्लामिक हिस्ट्री की होगी। देखिए ऐसा है भी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कहानियां इसमें घट रही हैं इस पीरियड में जो कि नॉन इस्लामिक हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, जो फर्स्ट फेज है अर्ली मेडिवल पीरियड जिसको कहा जाता है, 750 से लेकर 1206 तक, यहां पर आप देखोगे किसी प्रकार की हम कोई भी इस्लामिक डायनेस्टी नहीं देखते हैं। गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राजपूत ये आपस में लड़ रहे होंगे, इंडिपेंडेंट राजपूत आपस में लड़ रहे होंगे, राइट। इंपीरियल चोलास की लड़ाई भी यहां पर नॉर्दर्न किंगडम सदर्न किंगडम से हो रही है। तो इस प्रकार से यहां पर इस फेज में कोई भी इस्लामिक डायनेस्टी देखने को नहीं मिलती है। जब हम आते हैं सेकंड फेज में, तो इट इज बेसिकली इन द नॉर्थ। जब हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत है, और दिल्ली सल्तनत साउथ की तरफ जाके कब्जा करने की कोशिश करेगा, कुछ हद तक ये सक्सेसफुल होंगे, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो एक रूलर आएगा इनका, तुगलक डायनेस्टी का, वो इस तरह की पॉलिसीज अपनाएगा कि उसके बाद दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो जाएगा। और फिर उसके बाद साउथ में जो अभी तक एरियाज दिल्ली सल्तनत के कंट्रोल में थे, वो उनके कंट्रोल से निकलना शुरू हो जाएंगे, एंड हेंस यू विल फाइंड द डेवलपमेंट ऑफ बहामनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर। ठीक है ना। तो विजय बहामनी किंगडम बनता ही कैसे है, दिल्ली सल्तनत से ये एरिया अलग हो जाता है और बहामनी किंगडम बन जाता है, तो ये एक इस्लामिक किंगडम होगा। लेकिन विजयनगर एम्पायर ये एक हिंदू प्रिंसिपैलिटी, हिंदू किंगडम रहा यहाँ पर, राइट। उसके बाद हम थर्ड फेज में जाएंगे तो मुगल्स की बात करेंगे। तो मुगल्स यहाँ पर मुस्लिम्स के हो गए, डेक्कनी सल्तनत की बात होगी, ये भी मुस्लिम्स हो गए। लेकिन मराठास की बात करेंगे तो अगेन वहां पर ये नॉन इस्लामिक वाली चीजें आ गई, अगेन हिंदू किंगडम वहां पर ये बन रहा है। ठीक है, तो ये बात समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि हम लोग सोचेंगे कि अरे इस्लामिक मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल अबाउट इस्लामिक हिस्ट्री, नहीं, ऐसा पूरी तरह से नहीं है। चलिए अब इस बात को यहां से शुरू करते हैं। अब याद करिए, ये कहानी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, दिस इज द आउटलाइन ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, जहां पर मैंने आपको पूरी की पूरी कहानी एंशिएंट हिस्ट्री की पढ़ाई थी। याद करिए, वी स्टार्टेड विद द स्टोन एज। स्टोन एज के 3 पार्ट्स थे, पैलेयोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। उसके बाद हमने कॉपर एज को देखा था, दैट इज द चालकोलिथिक वाला फेज। फिर हमने ब्रॉन्ज को देखा था, इंडस वैली। फिर हमने वैदिक पीरियड देखा था, वैदिक पीरियड के बाद हमने जैनिज्म बुद्धिज्म देखा था, उसी में हमने महाजनपद पीरियड देखा था। हमने कहा था 16 महाजनपद हैं, उनमें से एक महाजनपद है मगध जो विक्टोरियस होकर निकल के आता है। मगध से हम 3 डायनेस्टीज को देखते हैं, हरियंका डायनेस्टी, सुनाक डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी। फिर उसके बाद नंद डायनेस्टी में धनानंद होता है जिसको डिफीट कर दिया जाता है, जो डिफीट हो जाता है आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और फिर यहाँ से मौर्यन एम्पायर जो है वो स्टैब्लिश हो जाता है, जिसमें हम 3 रूलर्स पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोका की बात करते हैं। अशोका की डेथ के बाद मौर्यन एम्पायर काफी वीक हो जाता है और 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। वेस्टर्न पार्ट है वो फॉरेन रूलर्स के हाथ में चला जाता है, और जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर नेटिव रूलर्स रूल करते हैं। तो हमने ये भी देख लिया था पोस्ट मौर्य के पीरियड में जो नेटिव रूलर्स हैं वो शुंगा, कानवा और सातवाहन थे, और जो फॉरेन रूलर्स हैं वो इंडो ग्रीक्स, देन सिंथियंस, देन पार्थियंस एंड देन कुषाण होते हैं, राइट। डीप साउथ की कहानी कुछ इस प्रकार सीखी थी 300 BC के अराउंड। आप देखोगे डीप साउथ में संगम एज शुरुआत होती है, वहां चोला चेरा पांड्या रूल करते हैं टिल 300 AD। और फिर यहां पर आप देख सकते हैं गुप्ता पीरियड की शुरुआत होती है, देन पोस्ट गुप्ता पीरियड। पोस्ट गुप्ता पीरियड में नॉर्थ में हम देखते हैं तो पुष्यभूति डायनेस्टी वहां रूल कर रही है, यानी कि हर्षवर्धन की डायनेस्टी होती है। और साउथ में हम देखते हैं तो चालुक्य और पल्लवा का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है। और इसी के साथ हमने कहा था कि भाई कीर्तिवर्मन जो कि चालुक्य का लास्ट रूलर था, उसने यहां पर लड़ाई छेड़ दी किसके खिलाफ, दांती दुर्ग के खिलाफ, जो उसका एक फ्यूडिटरी था। तो कीर्तिवर्मन जो कि चालुक्य का लास्ट रूलर था, उसने दांती दुर्ग के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। क्यों? क्योंकि दांती दुर्ग ने ट्रिब्यूट पे करने से मना कर दिया था, और इस लड़ाई में कीर्तिवर्मन खुद हार गया और दांती दुर्ग जीत गया, और इस तरह से राजपूत डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। यही हमारा एंड था इस पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री का। ये पूरी कहानी यहां तक आप लोगों को मेरे ख्याल से रिकलेक्ट होगी, दोबारा उसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं चूंकि आपको नए सिरे से काफी टाइम बाद शुरू कर रहा हूं, इसलिए मैंने आपको इस बात को रिकलेक्ट करवाया कि इतना बात आपको होपफुली ध्यान में आ रही होगी। ये भी चार्ट मैं आप लोगों को दे चुका हूं, अगर आप लोगों को याद है अच्छे से, है ना। ये चार्ट भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है। हाँ सर, ये नॉर्थ वाला लाइन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, नॉर्थ वाली लाइन पढ़ाई हुई थी। ये आप देख सकते हैं, डेक्कन वाली लाइन हो गई और ये साउथ वाली लाइन हो गई, हमने ये डिस्कस किया है। तो नॉर्थ में हम देख रहे हैं कि सर 185 BC या 182 BC के आसपास मौर्यास का डिक्लाइन हो गया। फिर नॉर्थ में हम देखते हैं कि वहीं पर पोस्ट मौर्य का पीरियड शुरू हुआ, फिर गुप्ता आते हैं, फिर हम देखते हैं कि 500 पोस्ट गुप्ता का पीरियड, हर्षवर्धन का पीरियड।
अब हर्षवर्धन की डेथ होती है, ध्यान रखिएगा, 647 एडी में। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने वाली बात है, क्योंकि यहीं पर हमने कहानी को छोड़ दिया था 647 एडी में। अब आप देखिए 647 एडी के बाद से लेकर लगभग आप देखोगे 50-60 सालों तक यहां पर बड़ा पॉलिटिकल कंफ्यूजन रहा कि अगला भारत का बड़ा बादशाह कौन बनेगा। ठीक है, कहानी कहां पर है समझ में आ रही है ना, या फिर यू वांट मी टू राइट दिस अगेन, बट मेरे ख्याल समझ में आ जाएगा। हम लोग ये पढ़ रहे थे कि हर्षवर्धन का रूल खत्म होता है, तो हर्षवर्धन के रूल के बाद एक बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया नॉर्थ इंडिया में कि अगला रूलर कौन होगा भारत का। तो ऐसे में हम देखते हैं कि पॉलिटिकल कंफ्यूजन चलता है, और फिर जो यहां पर कहानी निकल के आती है वो आती है गुर्जर प्रतिहारास की। तो गुर्जर प्रतिहारा आप देखोगे दे कम इनटू द पिक्चर, और ये नॉर्थ वेस्ट के एरिया में भारत को, ये नॉर्थ एरिया में रूल कर रहे थे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। फिर जब मैं आता हूं यहां पर डेक्कन वाले एरिया में, सर सातवाहन थे, सातवाहन डिक्लाइन किए तो वहां वाकाटाका आया, वाकाटाका डिक्लाइन किए तो वहां चालुक्याज आ गए। चालुक्या का भाई लास्ट रूलर था यहां पर कीर्तिवर्मन, जो अटैक कर देता है दांती दुर्ग पे, क्योंकि दांती दुर्ग जो है वो ट्रिब्यूट पे करने से मना कर देता है, और फिर दांती दुर्ग जीत जाता है, तो वही राजपूत डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट कर देता है। तो ये बात यहां ध्यान रखिएगा, यहां पर गुर्जर प्रतिहारास है, यहां पर राजपूत आ गए हैं। ठीक है, अब आगे आइए, यहां पर थर्ड में हमने संगमेश देखा था, चोला चेरा पांड्यास थे। फिर उसके बाद अब क्या होता है, क्योंकि वही हमने कहानी छोड़ दी थी, अब क्या होता है दोस्तों कि जब संगमेश खत्म होती है 300 एडी में, एक्चुअली खत्म क्या होती है कि वहां पर एक डायनेस्टी और उभर के आती है उस डीप साउथ में जहां चोला चेरा पांड्या रूल कर रहे थे, और वो थे कालभरास। अब अच्छी बात यह है कि कालभरास के बारे में हमको ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, और इसीलिए इस पीरियड को हम लोग डार्क एज की तरह भी जानते हैं, और ये लोग लगभग रूल करते हैं 250 सालों तक, लेकिन हमें ज्यादा इनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। कालभरास यहाँ पर जो रूल कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि चोला चेरा पांड्या से एकदम खत्म हो गए हों, इनकी पावर कम हुई थी और ये लोग सही टाइम का वेट कर रहे थे, और हुआ भी यही कि जो पल्लवास थे, इनका एक रूलर था सिम्हा विष्णु, वो यहाँ पर कालभरास के ऊपर अटैक कर देता है, और कालभरास का जो लास्ट रूलर है उसको मारकर कालभरास का जो नाम है वो पूरी तरह से मिटा देता है, और इस तरह से पल्लवास जो है अब वो पावर में आ जाते हैं। लेकिन पल्लवा की कहानी भी याद करिए कि हम लोग और पहले से पढ़ रहे थे, हमने देखा था साहब कि सातवाहन जब रूल कर रहे थे तो सातवाहन ने टोंडाई मंडलम के एरिया को कैप्चर कर लिया था, और इस एरिया को पल्लवास को दे दिया था कि आप ही इसको गवर्न करिए। याद आ रहा है, तो सातवाहन के फ्यूडेटरी थे पल्लवास, है ना। सातवाहन पल्लवास कौन थे, दे वर द फ्यूडेटरीज ऑफ सातवाहन। लेकिन जब सातवाहन डिक्लाइन किया और वहां वाकाटाका आया, तो सातवाहन क्योंकि डिक्लाइन कर गया है, तो अब वो पल्लवास जो पहले सातवाहन को अपना अलिजियंस शो करते थे, अपनी लॉयल्टी शो करते थे, अब वो वाकाटाका को नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मालिक तो कौन हो गए, सातवाहन हो गए। लेकिन जैसे ही सातवाहन डिक्लाइन किए तो पल्लवास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। तो जब वाकाटाका रूल कर रहे हैं तो पल्लवास एक तरह से इंडिपेंडेंट हैं, बट आप देखोगे कि जब पल्लवास इंडिपेंडेंट हैं तो भी बिकॉज नीचे कालभरास का रूल है, एंड कालभरास के ने सब चीजें सप्रेस करके रखी हैं, इसलिए पल्लवास बहुत डोमिनेंटली रूल नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे ही पल्लवा के रूलर सिम्हा विष्णु ने पल्लवा को यहाँ पर कालभरास के रूलर को मार दिया, तो आप देखोगे कि यहाँ पर पल्लवास का एस्टैब्लिशमेंट हो जाता है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में, और ऊपर हम देख रहे हैं चालुक्यास थे, और यही हमारा लास्ट चैप्टर था पोस्ट गुप्ता पीरियड में। हम लोग एक तरफ हर्षवर्धन की पढ़ाई करते हैं, याद करिए उस चैप्टर में देखेंगे, और यहाँ पर नीचे चालुक्य और पल्लवा के कॉन्फ्लिक्ट को हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। यहां तक की कहानी हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की थी जो हमने डिस्कस कर ली थी, राइट। इसके बाद यहां पर गुर्जर प्रतिहारा आएंगे, इसके बाद चालुक्यास के बाद यू विल फाइंड राजपूत आ रहे हैं, और यहां पल्लवास जब खत्म होगा तो इंपीरियल चोलास अपनी कहानी को शुरू करते हैं। बट क्या ये वही चोलास है जो यहां पर रूल कर रहे थे, इस बात को बहुत क्लियरली हिस्टोरियंस नहीं कह पाए हैं कि वही चोलास है कि नहीं है। लेकिन ये चोलास को इंपीरियल चोलास बनाने का श्रेय इनके कई सारे राजाओं को जाता है, और खास तौर से इंपीरियल चोला के दो राजा हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। एक है राजा राजा प्रथम, इसको राजराज प्रथम भी कहते हैं, और राजेंद्र प्रथम। ये सब मैं भी आपको हल्का फुल्का लिखवा भी दूंगा, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर हो गई। तो हम लोग अब मेडिवल हिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको मेडिवल हिस्ट्री के फर्स्ट फेज के सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवा दिया है। कैसे, गुर्जर प्रतिहारा हो गए, ठीक बात है, राजपूत हो गए, ठीक बात है, इंपीरियल चोलास हो गए, ठीक बात है। यहां तक बात समझ में आ गई। अब आप देखोगे जब गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन करेंगे दोस्तों, यानी कि जब इनकी पावर खत्म होगी, तो यू विल फाइंड कि फिर ये गुर्जर प्रतिहारा के जो फ्यूडेटरीज थे, जैसे वो डिक्लाइन करेंगे फिर उनके फ्यूडेटरी अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करेंगे। ये तो बट ऑब्वियस सी बात है ना कि भाई जैसे ही क्या होता है कि कोई पावरफुल डायनेस्टी टूटती है तो उसके फ्यूडेटरीज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने लगते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारास के फ्यूडेटरी जैसे कि चाहमानास, जिनको चौहान्स भी कहते हैं, जैसे कि आप देखोगे कि गहड़वाल्स, जैसे आप देखोगे यहाँ पर सोलंकीज, जैसे आप देखोगे यहाँ पर कलचूरीज, आप देखोगे परमार्स, राइट। परमार तो खैर राजपूत के भी थे और गुर्जर प्रतिहारा के फ्यूडेटरी भी थे, ठीक है। तो ये सब लोग यहाँ पर थे, है ना। तोमर, सिसोडियास, ऑल दिस दे आर बेसिकली इंडिपेंडेंट राजपूत्स जो यहाँ रूल कर रहे हैं,
ठीक है, नॉर्थ में इंडिपेंडेंट राजपूत की कहानी मैंने आपको बता दी। आप इस वाले डायग्राम को जरा देखिए, क्या सर हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली हैं? मतलब डिस्कस क्या मतलब, हमने इनको इंट्रोड्यूस किया, हाँ किया। क्या गुर्जर पतियारा देखा हमने, अभी पाला को मैं करूंगा, राजपूत कर दिया, हाँ सर। हमने इंपीरियल चोलास कर दिया, हाँ सर। इंडिपेंडेंट राजपूत कर दिया, हाँ सर। वेस्टर्न चालुक्य ये वाला कैसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, इनको इन कैसे कहानियों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये देखिए। तो जब राजपूत डिक्लाइन करेगा, जब आएगा राजपूत ना, अभी चालुक्यास थे एंशिएंट हिस्ट्री में, अब राजपूत आएंगे, और राजपूत जब डिक्लाइन करेंगे तो वहां पर वेस्टर्न चालुक्य रूल करते हैं, और ये वेस्टर्न चालुक्य कल्याणी से रूल करते हैं, इसलिए इनको चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी कहा जाता है, राइट। और जब वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइन करेंगे, सो यू विल फाइंड कि यहां पर 3 फ्यूडेटरीज इनके इंडिपेंडेंट होते हैं। एक यादवास थे जो देवगिरी से रूल कर रहे थे, एक काकाटियास थे जो वारंगल से रूल कर रहे थे, और एक होयसला थे जो हालीबिट से रूल कर रहे थे। और यही वो आपके 3 डायनेस्टीज भी हो गई, जिसको हम लोग ने साउथ के अंदर डिस्कस करने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, आई होप यहां तक ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फर्स्ट फेज को यहां मैंने आपको पूरा इंट्रोड्यूस कर दिया कि कौन सी कहानी कैसे, देखिए समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये वाला फेज आया कैसे एक्चुअली, है ना। मुझे यहां से बोला गया था कि मैं यहां से पढ़ाना है, लेकिन ये फेज आया कैसे, थोड़ा सा आउटलाइन हम उसका यहां पर देख रहे हैं कि कैसे आया। ठीक है, चलिए एक चार्ट यहां पर फिर से देखते हैं, और होपफुली वो आपको यहां पर समझ में आएगा। ठीक है, एक चार्ट हम यहां पर देखने जा रहे हैं, और होपफुली वो आपको बातें यहां पर समझ में आ जाएंगी। देखिएगा, चलिए तो एक बार अब हम पूरे चार्ट में गुर्जर प्रतिहारास, राष्ट्रकूटास और इन सबको देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो कहानी दोस्तों कुछ इस प्रकार से शुरू करते हैं हम लोग फिर से। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, सॉरी। ठीक है, समझने भर के लिए है। ठीक है, प्लीज डोंट माइंड, थोड़ा बहुत मैप ऊपर नीचे हो जाए। देखिए कहानी क्या चल रही है साहब, कहानी कुछ ऐसी चल रही है। हमें पहले यहां पर हम नॉर्थ की बात करने जा रहे हैं। तो हमने देखा सर हर्षवर्धन का डिक्लाइन हो गया, है ना। अब याद करिए, हमने चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट पढ़ तो रहे थे, ठीक है, लेकिन ये नदी थी कौन सी, नर्मदा। याद आ रहा है, ये नर्मदा रिवर है, हाँ। और हमने ये भी देखा था सर कि भाई सर हर्षवर्धन, यहां पर हर्षा का रूल था, यहां पर हर्षा का रूल था, हाँ सर। और यहां पर सर चालुक्य रूल कर रहे थे इस जगह पे, याद करिए, यहां चालुक्य रूल कर रहे थे। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे याद आ रहा है कि नहीं भाई, यहां चालुक्य रूल कर रहे थे, हाँ सर। और चालुक्य का रूलर था जिसका नाम था पुलकेशन II, याद करिए, इसका रूलर था यहां पर पुलकेशन II, पुलकेशन II, ये हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूं। पुलकेशन II की लड़ाई जो है वो किससे हुई थी, वो हर्षवर्धन से हुई थी, है ना। वो किससे हुई है, वो हर्षवर्धन सिंह की लड़ाई जो है वो यहां पर हुई। ठीक बात है, अब हर्षवर्धन से लड़ाई हुई, तो ये लड़ाई में पुलकेशन जो है वो जीत जाता है और हर्षवर्धन हार जाता है, और पुलकेशन यहां से काफी स्ट्रांग हो जाता है। और फिर उसके बाद पल्लवा के साथ इसका कॉन्फ्लिक्ट, जो पल्लवास आप देख रहे हो यहां पर कहीं बस गए थे आके, तो ये पल्लवास इस जगह पे, इनके बीच में लगातार कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है इन दोनों के बीच में। ये कहानी हमने एशियन हिस्ट्री की यहीं पर छोड़ी थी, याद आ रहा है कि नॉर्थ में क्या था, हर्षवर्धन का सिनारियो था। हर्षवर्धन यहां पर नॉर्थ में रूल कर रहा था, ये वाला एरिया है। चालुक्यास यहां पर थे, पल्लवास यहां पर थे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? यहां तक हमने ये एंशिएंट हिस्ट्री लास्ट छोड़ी थी, लास्ट एंशिएंट हिस्ट्री मैंने यहीं पर ड्रॉप करी थी कि ये हर्षा का रूल था। अब देखिए जरा कि हर्षा का जब रूल खत्म हुआ तो एक पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हो गया कि भाई अब नॉर्थ इंडिया में कौन रूल करेगा, है ना। ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। तो आप देखोगे कि यहां पर राइज होता है ऑन दिस पार्ट गुर्जर प्रतिहारास का। गुर्जर प्रतिहारास इस एरिया में यहां रूल करना शुरू करते हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया यू विल फाइंड, अब ऐसा तो है नहीं गुर्जर प्रतिहारा पूरे एरिया पर रूल कर पाएंगे, ऑब्वियसली इनको प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, है ना, क्योंकि इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है गवर्न करना, राइट, बिल्कुल सही बात है। तो आप देखोगे कि यहां पर तो गुर्जर प्रतिहारास रूल करते हैं, ठीक है, यहां पर आप देखोगे गुर्जर प्रतिहारास कहीं ना कहीं रूल कर रहे हैं, और यहां पर आप देखोगे कि इन दिस एरिया पालास रूल कर रहे हैं। कौन? पालास। तो इस वाले एरिया में पालास का जो रूल है वो चल रहा है, इस वाले एरिया में पालास का रूल चल रहा है। ठीक बात है सर, ठीक बात है। और मैंने क्या बताया कि साहब चालुक्य का लास्ट रूलर कौन था, इनका लास्ट रूलर था कीर्तिवर्मन, इनका लास्ट रूलर था कीर्तिवर्मन। और कीर्तिवर्मन ने अटैक कर दिया था किसके ऊपर, दांती दुर्ग के ऊपर, है ना, दांती दुर्ग पे अटैक कर दिया था। याद करिए, देखो अगर नहीं आ रहा है ना प्लीज मेरा लास्ट लेक्चर देख लेना, तब तुम लोगों को कनेक्ट हो जाएगा। कीर्तिवर्मन ने क्या किया, दांती दुर्ग पे अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि दांती दुर्ग ने कहा कि अब हम तुमको ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे, बहुत हुआ सम्मान, अब तुम्हें ट्रिब्यूट पे नहीं करेंगे, बहुत सम्मान तुमको दे चुके हैं, अब सम्मान नहीं देंगे। कीर्तिवर्मन ने कहा टैक्स दो, उन्होंने कहा नहीं देंगे, दो के नहीं देंगे, ठीक है बेटा रुक जाओ, इन्होंने अटैक कर दिया।
अटैक किया तो यहां पर इस अटैक में कीर्ति वर्मन को यह अटैक भारी पड़ा और ही यहां पर लॉस्ट द बैटल और यहां दांती दुर्ग जो है वो जीत जाता है और दांती दुर्ग इस जगह चालुक्य को हटा के राष्ट्रकूट डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट कर देता है। मैं यहां पर राष्ट्र लिख रहा हूं खाली, राष्ट्रकूट डायनेस्टी का स्टैब्लिशमेंट कर, यानी कि अब आप देखोगे कि इस एरिया में यू विल फाइंड कि राष्ट्रकूटास यहां पर अब रूल कर रहे हैं। इतने बड़े एरिया में राष्ट्रकूटास यहां पर अब रूल कर रहे हैं। इज दिस पॉइंट गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, मैं यहां पर भावना बना रहा हूं एक ऐसे टॉपिक की जिसका नाम है त्रिपाटाइट स्ट्रगल। त्रिपाटाइट स्ट्रगल का मतलब क्या है जरा उसको देखिएगा दोस्तों। त्रिपाटाइट स्ट्रगल या फिर आगे लिखा देता हूं, देखिएगा त्रिपाटाइट स्ट्रगल का मतलब क्या है। तो ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल बेसिकली दोस्तों एक ऐसी स्ट्रगल है जो तीन पार्टीज के बीच में हुई। जो तीन पार्टीज के बीच में स्ट्रगल है उसको हम लोग ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल यहां पर बोल रहे हैं। कौन कौन सी पार्टीज हैं साहब, कौन कौन सी पार्टीज जरा देखिएगा। सर एक पार्टी हमको देखने को मिल रही है ऑन दिस नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं गुर्जरा प्रतिहारा। गुर्जरा प्रतिहारा, ठीक बात है सर, नो प्रॉब्लम। एक हमको दिख रहा है ईस्ट की तरफ पालास और एक हमको नीचे दिख रहा है दैट इज राष्ट्रकूटास। ठीक है, यही चीज मैं आपको यहां पर इस वाली स्लाइड में दिखाया हूं। यहां पर सर राष्ट्रकूटा आ चुके हैं, यहां पालाज आ चुके हैं और यहां गुर्जर प्रतिहारा आ चुके हैं। लेकिन आप एक बात नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने इन लोगों के तीन एरियाज को ओवरलैप किया है, यानी कि गुर्जर प्रतिहारा का ये एरिया देखिए, पालाज का भी ये एरिया देखिए और राष्ट्रकूट का भी एरिया देखिए। सो एक्चुअली दीज थ्री आर फाइटिंग फॉर वन सिटी जिसका नाम है कन्नौज। ये लोग कन्नौज के लिए यहां पर लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ये लोग कन्नौज के लिए लड़ाई यहां पर लड़ रहे हैं। तो बेसिकली यहां पर जो त्रिपाटाइट स्ट्रगल हो रही थी इन तीन लोगों के बीच में वो कन्नौज के लिए बेसिकली हो रही थी, है ना। दे वर फाइटिंग फॉर कन्नौज। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अगला सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर कन्नौज के लिए क्यों, कन्नौज के लिए क्यों सर, आखिर क्यों, ऐसा क्या था कन्नौज में? तो देखिए कन्नौज की इंपॉर्टेंस क्या है, वाई कन्नौज, वाई कन्नौज। देखिए कन्नौज क्यों वो समझिएगा। इसके यहां पर तीन रीजंस हैं। पहला रीजन ये है दोस्तों, फर्स्ट देखो अभी तक आपको पता है कि पाटलिपुत्रा वाज इंपॉर्टेंट। हम अभी तक एशियन हिस्ट्री में पाटलिपुत्रा को देखते आ रहे थे कि सर पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्रा पाटलिपुत्रा, हमने बहुत पाटलिपुत्रा का इंपॉर्टेंस देखा। वाई? क्योंकि पाटलिपुत्रा को सर भेद पाना बड़ा मुश्किल था, हिल्स से सराउंडेड है ना, यहां से ट्रेड जबरदस्त हो रहा है ना, मतलब ज्योग्राफी बहुत तगड़ी है, इकोनॉमी बहुत तगड़ी है। लेकिन हुआ क्या, पाटलिपुत्रा में हम देखते हैं कि ट्रेड डिक्लाइन कर गया। जब ट्रेड डिक्लाइन कर गया तो यहां पर पाटलिपुत्रा में प्रॉस्पेरिटी खत्म होने लगी और यही रीजन भी था कहीं ना कहीं आप देखते हो कि भाई एशियन हिस्ट्री में फिर ये शहर जो है वो डिक्लाइन होने लगता है और इसीलिए इसका ऑल्टरनेटिव खोजा गया। तो वो निकल के आया कन्नौज, क्योंकि कन्नौज का अगर आप देखोगे तो ज्योग्राफिकल लोकेशन बड़ी जबरदस्त है। ज्योग्राफिकल लोकेशन इफ यू सी द ज्योग्राफिकल लोकेशन, तो ये दोआब के एरिया में लाई करता है और दोआब का एरिया अगर है तो बड़ा ही फर्टाइल एरिया था क्रॉप्स के लिए। एंड हेंस आप देखोगे कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है कन्नौज की, इस शहर की पॉपुलैरिटी काफी राइज हो रही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन था यहां पर कन्नौज के राइज होने का, वो था इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन। ठीक है, इसका स्ट्रैटेजिक लोकेशन आप देखोगे कि अगर आपको साउथ की तरफ कनेक्ट करना है, अगर आपको साउथ की तरफ कनेक्ट करना है तो कन्नौज साउथ की तरफ कनेक्टिविटी जो है वो कन्नौज से अच्छे से बन जाएगी, है ना। वो कन्नौज से साउथ की कनेक्टिविटी कन्नौज से बढ़िया यहां पर बनते हुए दिखेगी। ठीक है, तो इसलिए यहां पर कन्नौज जो है वो पावरफुल होता चला गया एंड हेंस अब कन्नौज के लिए यहां पर जो है लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। बिकॉज अगेन ये एरिया द्वाब के एरिया में है, फर्टाइल एरिया है, प्रॉस्पेरिटी बहुत होगी, है ना। और कन्नौज आप देखोगे स्ट्रैटेजिक लोकेशन इन द सेंस कि ये थोड़ा हाइट पे लोकेटेड है और हाइट पे लोकेटेड होने की वजह से आने वाले एनिमीज की तरफ नजर रखना इस शहर से बड़ा आसान था और इसीलिए आप देखोगे कन्नौज की इंपॉर्टेंस जो है वो यहां पर बढ़ती चली जा रही थी। क्लियर है? तो सब कन्नौज के लिए क्यों पावर्स लड़ने लगी समझ में आ रहा है। तो तीन पावर्स हैं जो कन्नौज के लड़ रही हैं, गुर्जर प्रतिहारा, पालास और राष्ट्रकूटा। गुर्जर प्रतिहारा किसके बाद आते हैं, हम देख रहे हैं सर हर्षवर्धन के बाद, हर्षा के बाद क्लैरिटी ले आते हैं, क्लैरिटी ले आ रहे हैं यहां पर। चलो इसको आप लिख ही लीजिएगा, गुर्जर प्रतिहारा कब आ रहे हैं, हर्षा के बाद आ रहे हैं, ये हमने देख लिया। राष्ट्रकूटा कहां आ रहे हैं, वेस्टर्न चालुक्य के बाद आ रहे हैं और ईस्टर्न साइड में देखते हैं पालास का यहां पर ग्रोथ जो है वो होता है। ठीक है, इतनी कहानी मुझे लगता है आप सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। देखिए दोस्तों, अब यहां पर मैं कहानी जो बताने जा रहा हूं वो गुर्जर प्रतिहारास की है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग बहुत डिटेल में अभी नहीं घुसेंगे, एक बेसिक आउटलाइन लेंगे गुर्जर प्रतिहारास, पालास और राष्ट्रकूट के रूलर्स के बारे में। चलिए, तो यहां पर आप लोग इस टॉपिक के लिए बना लीजिए ये तीन डायग्राम्स, तीन लाइंस बना लीजिए। काफी इंपॉर्टेंट लाइंस होंगी आपके जीवन में,
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। मैं पूरा चैप्टर तो यहां पर नहीं, आउटलाइन दे रहा हूं, लेकिन जो आउटलाइन दे रहा हूं वो जिंदगी में हमेशा काम आएगा। ठीक है, उसको हमेशा प्लीज और प्लीज और प्लीज जब तक एग्जाम दोगे ये स्लाइड आपके जीवन में हमेशा की तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब समझ लो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। ये मैं आपको आज लिख के दे रहा हूं, कल तुम लोग मेरी बात को याद रखोगे और मुझे कहोगे कि आजम सर जिंदाबाद। क्या बात है, ये जिंदगी में मतलब कहीं कहीं आपको ये स्लाइड मतलब कहीं बनी नहीं मिलेगी, बना रहा हूं आपको। देखिए ये जो स्लाइड है ऊपर वाली, ये मैं पालास की साइड बनाऊंगा, पालास की जो बंगाल साइड में रूल कर रहे थे। ठीक है, बीच वाली स्लाइड जो होगी वो आपकी गुर्जर प्रतिहारास की होगी और जो नीचे वाली स्लाइड है वो आपकी राजपूत की होगी। ठीक है ना, चलिए तीनों लोग क्या कर रहे हैं, कन्नौज के लड़ रहे हैं। अब अगर आपका पहला सवाल ये है सर ये तो बताइए कि इस ट्रिपल स्ट्रगल में जीता कौन, तो देखो हम ये कोई क्लैरिटी से नहीं कह सकते, क्लैरिटी क्या है ही नहीं, कोई आंसर ही नहीं है इसका कि कौन जीता। कुछ टाइम पीरियड के लिए कभी गुर्जर प्रतिहारास उस पर अपना होल्ड बना के रखते थे, तो कुछ टाइम के लिए पाला से कंट्रोल हो जाता था, कुछ टाइम के लिए राजपूत अपना होल्ड करते थे। तो मतलब ये है कि बेसिकली ये तीनों ही पार्टीज जो हैं वो कन्नौज के लिए लड़ती रही, कभी कोई जीतता था तो कभी कोई जीत जाता था, है ना। तो कोई इसका कोई आउटराइट रिजल्ट कोई कहे कि हम जीत गए तो ऐसा नहीं था। तीनों पार्टीज कभी कभी यहां पर कन्नौज को अपने हाथ में लेने में मतलब सक्सेसफुल होती थी और कभी कभी उनके हाथों से कन्नौज जो है वो निकल जाता था। तो जो ऊपर की लाइन है, आइए जरा इसको यहां पर हम लोग फिलअप करने की कोशिश करते हैं। एक इंपॉर्टेंट यहां पर ये रूल होगा, मतलब ये लाइन होगी, जरा देखिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं किससे, हम शुरुआत कर रहे हैं पाला के रूलर से। ठीक है ना, तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहले किससे, गोपाला से, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ही इज रूलिंग, स्टार्टिंग टू रूल अराउंड, आप देखोगे अब गुर्जर प्रतिहारास की बात हो रही है, तो ये कब से रूल करना शुरू कर रहा है, ही इज रूलिंग फ्रॉम अराउंड 750 एडी टू 770 एडी। प्लीज नोट करिएगा, 750 एडी से लेकर 770 एडी तक गोपाला रूल करना शुरू करता है। ठीक है, अब ऐसी कोई कहानी नहीं है कि गोपाला इज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी, ये बात सही है, लेकिन कोई ऐसा रीजन कि पाला गोपाला ही क्यों बना, तो एक्चुअली ऐसा कोई रीजन नहीं है। बस हाँ, ये लेजेंड्स कहते हैं कि ऐसा सुनने को आया था, ऐसा बोलते थे कि गोपाला ने एक डेमोन को हरा दिया है ना, एक शैतान को हरा दिया है, इविल पावर को हरा दिया है, और इसलिए फिर वहां के ब्राह्मणों ने डिसाइड किया कि भाई गोपाला को जो है हम लोग यहाँ पर पाला का फाउंडर बना देंगे। ठीक है ना, गोपाला हो गया। गोपाला के बाद आप देखोगे गद्दी बैठता है धर्मपाल, गद्दी पर आया धर्मपाल, और धर्मपाल रूल करेगा फ्रॉम 770 एडी टू 810 एडी। ये टाइम पीरियड है वो धर्मपाल का है, प्लीज नोट कर लीजिएगा। 40 सालों तक यहां पर रूल किया गया। इनफैक्ट 770 की जगह आप 780 लिख लीजिए। ठीक है, 780 बीच में और रूलर्स भी आ गए, धर्मपाल हो गया। देन उसके बाद धर्मपाल के बाद हम लिखिएगा देवपाल, देवपाल ही इज रूलिंग फ्रॉम 810 एडी तो आई थिंक 840 एडी। ईयर देख लेते हैं, ईयर देखो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है कि हमको एज इट इज याद रखने हैं, नहीं एज इट इज याद तो नहीं रखने हैं, बट ठीक है हमको हायरार्की पता होना चाहिए, कौन पहले आया और कौन पहले बाद में आया। ठीक है, तो ये पालास के स्टार्टिंग के 3 रूलर्स इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, गोपाला, धर्मपाला और देवपाला, इंपॉर्टेंट रूलर्स। इसके बाद आप देखते हो कि पाला डायनेस्टी में लगभग कई 100 सालों का लगभग आप देखोगे तो यू विल फाइंड कि अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स यहां पर जो रूलर्स आए बड़े वीक रूलर्स थे, है ना। 150 ईयर्स तक यहां पर पाला में जो रूलर्स आए वो वीक थे। ठीक है, सक्सेसर जो आए वो वीक सक्सेसर्स थे। तो ऐसा लग रहा था कि पाला डायनेस्टी अब खत्म हो जाएगी, लेकिन हमेशा क्या होता है कि जब भी ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो एक बार रिवाइवल होता है ना। एक दिया जब यहां पर बुझ रहा होता है तो फफड़ाता जरूर है, तो वो दिया एक बार फिर फफड़ाया और आप देखोगे कि यहां पर फिर से रिवाइवल हुआ एक बार पालास का, और इस बार ये पालास रिवाइवल होता है महिपाल के टाइम में 988 से लेकर 1038 एडी में ये यहां पर रूल कर रहा होता है। ठीक है, नाम क्या है इसका, महिपाला। प्लीज इनको नोट कर, देखो मैं आउटलाइन आपको दे रहा हूं अभी फिलहाल के लिए, वो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 1077 से लेकर 1077 से लेकर 1150 एडी तक यू विल फाइंड कि रामपाल इज रूलिंग, और रामपाल के बाद यू विल फाइंड मदन पाल इज यहां पर रूलिंग। ठीक है ना, और मदन पाल का रूल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 1150 एडी में फाइनली मतलब एंड भी हो जाएगा। ये वाला रूल जो है वो 1120 एडी कर लीजिए, इसको 1120 एडी कर लीजिएगा। ठीक है, और ये वाला 1150 में फाइनली यहां पर आप देखोगे कि चीजें एंड हो रही है। देखो पर मैंने क्या बताया था, फर्स्ट फेज 1206 एडी तक, देखो 1150 तक हम पहुंच गए। तो ये हमारा पालास का यहां पर रूल हो गया, ये पाला के यहां पर क्या हो गए, रूलर्स हो गए, सॉरी। ठीक है, ये पालास के हमारे क्या हो गए, रूलर्स हो गए। जस्ट अ मिनट,
ऑलराइट, चलिए देखिएगा। तो बेसिकली ये जो रूलर्स हैं हम लोगों ने देखा यहां पर, ये पाला के रूलर्स हो गए, ठीक है। आइए अब नीचे शुरुआत करते हैं गुर्जरा प्रतिहारास के। पहला नाम लिखिएगा इसी के नीचे सबसे पहले, क्योंकि इसी के नीचे ये रूल कर रहा था। एंड प्लीज राइट नागभट्ट वन, 750 एडी के अराउंड ही इज रूलिंग। 750 एडी के अराउंड आप देखोगे तो नागभट्ट यहां पर रूल कर रहा है, नागभट्ट यहां पर रूल करता है, ठीक है। नागभट्ट वन कर दीजिएगा। इसके बाद नागभट्ट टू के बाद जो आएगा दैट इज वत्सराज। अब वत्सराज के टाइम पे आप देखोगे तो ट्रिपाराइट स्ट्रगल की शुरुआत हुई थी, लेकिन यहां पर मैं वत्सराज को मेंशन करता हूं 780 एडी से लेकर 800 एडी के बीच में वत्सराज यहां पर रूल कर रहा है, ठीक है। यहां पर छोटा लिख रहा हूं वत्सराजा, वत्सराजा। ही इज रूलिंग फ्रॉम 780 एडी टू 800 एडी। इसी के टाइम पे यहां पर शुरू होती है ट्रिपाराइट स्ट्रगल। उसके बाद धर्मपाल के पैरेलल आप देखोगे तो यहां पर रूल कर रहा है कौन, नागभट्ट टू, नागभट्टा टू। प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, नागभट्टा टू इंपॉर्टेंट है। नागभट्टा टू इज रूलिंग अराउंड 800, 800 से लेकर 833 के बीच में। तो 800 से शुरुआत हुई और 833 एडी तक वो यहां पर रूल करता है, ठीक है। नागभट्टा टू, नागभट्टा टू के बाद जो रूलर आएगा ही इज मिहिर भोज, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट करिएगा, है ना। इसको हम बोलते हैं भोजा भी कहते हैं। तो 836 एडी के अराउंड आप देखोगे भोजा का पिक्चर में आ रहा है, सीन बन रहा है भोजा। 836 एडी के अराउंड भोजा इज इन द पिक्चर। तो आप समझ सकते हो कि हाँ देवपाल यहां पर जो है वो है और तब नीचे भोजा है, लेकिन भोजा का रूल अब लंबा चलने वाला है। और जब भोजा रूल कर रहा है तो उसे, क्योंकि ऊपर के साइड में पालास की तरफ मतलब आप देखोगे तो कोई स्ट्रॉन्ग रूलर नहीं था, इसलिए भोजा का एक्सपेंशन आसानी से हो सका, ठीक है ना। भोजा का एक्सपेंशन आसानी से हो सका। फिर आप देखोगे महेंद्र वर्मन 885 एडी में गद्दी बैठता है। तो 885 एडी में, 885 एडी में महेंद्र वर्मन गद्दी बैठ रहा है, ठीक है। महेंद्र, इनफैक्ट नॉट महेंद्र वर्मन, महेंद्र पाल, महेंद्र पाल। ध्यान रखिएगा ये महेंद्र पाल है, मतलब ये पाला डायनेस्टी का नहीं है, लेकिन आपको कंफ्यूज करेगा, महेंद्र पाल है। इसके बाद गद्दी बैठता है यहां पर आप देखोगे महीपाल, ये भी महीपाल है, यहां भी महीपाल है। तो यहां महीपाल रूल कर रहा है, प्लीज सी। और महीपाल का रूल यहां पर है 913 एडी के आसपास, 913 एडी के आसपास। तो ऑफ कोर्स इससे पहले ही है ये रूल, ठीक है। मैं थोड़ा सा महेंद्र पाल को और इधर लिख देता हूं। 885 एडी में महेंद्र पाल यहां पर रूल करके अपना हिसाब किताब कर रखते हैं, महेंद्र पाल, ठीक है। और फिर 913 एडी में, 913 एडी में यू विल फाइंड कि महीपाल है। महीपाल कौन सा टाइम है, 913 एडी। नाउ इस बात को गौर करिएगा कि ये महीपाल बाद में आया, लेकिन ये महीपाल पहले था, ठीक है ना। ये बात यहां ध्यान रखिएगा। एंड देन उसके बाद राजपाल 1000 एडी के आसपास आप देखोगे कि 1000 एडी के आसपास राजपाल यहां पर रूल कर रहा है, ठीक है। तो बेसिक आउटलाइन दे रहा हूं खाली आप लोगों को, ताकि आपको समझ में आ जाए कि कहां क्या चल रहा था, ठीक है। ये गुर्जर प्रतिहारास के रूलर्स के नाम यहां पर हो गए। अब आते हैं नीचे राजपूत के रूलर्स के नाम की बात करते हैं। तो शुरुआत जो हो रही है, हमने देखा कि सबसे इंपॉर्टेंट दांती दुर्ग है, सबसे फाउंडर है इनका दांती दुर्ग। देखा हमने कैसे कीर्ति वर्मन को डिफीट किया। एंड दांती दुर्ग का जो टाइम पीरियड है उसको नोट करिएगा 735 एडी के आसपास। तो ये थोड़ा पहले ही हो जाएगा, इससे 735 एडी के आसपास इनका रूल हो जाएगा। इसके बाद आप देखोगे जो राजपूत के रूलर्स है, ध्रुव की बात आएगी, ध्रुव, राइट। आप देखोगे यहां पर ध्रुव कृष्णा वन, राइट। तो लिखिएगा जरा, यहां लिखिएगा ध्रुव, ध्रुव, ठीक है, ये ध्रुव। फिर देखोगे यहां पर लिखोगे कृष्णा वन, कृष्णा वन। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा लिखाना चाहता हूं कि आपको समझ में आ जाए। नागभट्ट टू के आसपास, यस, इसी के साथ हो गया। फिर उसके बाद लिखिएगा गोविंदा, फिर लिखिएगा गोविंदा, ये भी इसी के साथ गोविंदा। फिर उसके बाद लिखिएगा, फिर लिखिएगा अमोघ वर्ष। जब भोज रूल कर रहा है तो लिखिए यहां पर अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष। ईयर लिखना बहुत जरूरी नहीं है, कंटेम्पररी पता चल रहा है, काम काफी है। अमोघ वर्ष बड़ा यहां पर कैसा आदमी था, बड़ा यहां पर आर्टिस्टिक इंसान था, है ना। उसको कल्चर में ज्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए आप देखोगे भोज को ऊपर जो है देवपाल की डेथ के बाद वीक रूलर्स मिले, तो भोज का एक्सपेंशन खूब सारा हुआ, है ना। भोज के टाइम पे खूब एक्सपेंशन हुआ गुर्जर प्रतिहारास का। और नीचे की साइड आप देखोगे तो अमोघ वर्षा है, जिसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिकल चीजों में। एंड हेंस क्योंकि नीचे में कोई स्ट्रांग रूलर नहीं था और ऊपर पाला की तरफ भी स्ट्रांग रूलर नहीं था, इसलिए गुर्जर प्रतिहारास ने खूब सारा अपना एक्सपेंशन जो है वो यहां पर किया था। क्लियर है, क्लियर है। और फिर उसके बाद देखोगे महीपाल पे अटैक किया था इंद्र ने। यहां पर एक रूल और लिखिएगा इंद्र 3, इंद्र 3।
ठीक है, और ये रूल कर रहा है अराउंड 972 एडी, ठीक है, 972 एडी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद यहां पर परमार्स जो थे, परमार्स वो सैक कर लेते हैं, परमार्स सैक्ड, परमार्स सैक्ड, किसको सैक किया? जो राजपूत की कैपिटल थी, राजपूतों की जो कैपिटल थी मालखेड़, मालखेड़ को कैप्चर कर लिया। और इस तरह से यहां पर राजपूतों का दी एंड हो गया। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, पूरी कहानी थोड़ी थोड़ी मैं आपको बता देता हूं, आउटलाइन आपको यहां लेना है। देखिए गोपाल इज द फाउंडर, ठीक है, धर्मपाल यहां पर आ गया है। इधर आप देखिए गुर्जर प्रतिहारा में नागभट्ट वन से शुरुआत हो रही है, वत्सराज बैठा है। वत्सराज के टाइम पे ही आप देखोगे कि गुर्जर प्रतिहारा का रूलर वत्सराज यहां पर था। इसी के टाइम पे त्रिपाठाइट स्ट्रगल की शुरुआत हुई और उस वक्त पाला रूलर वॉज धर्मपाल, ठीक है। और नीचे आप देखोगे तो यहां पर ध्रुव था। तो कहानी इन तीनों की कुछ ऐसे चल रही है, जरा समझिएगा इस बात को कि कैसे कहानी है इन तीनों की, इन तीनों कहानी को समझिए कैसी कुछ चल रही है। यस, कुछ इस प्रकार से कहानी चल रही है दोस्तों कि यहां पर आपको मिलेगा, एक काम कर दे थोड़ा सा इसको, तो इधर आप देखोगे गुर्जर प्रतिहारास हैं, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं जीपी, गुर्जर प्रतिहारा। यहां पर आपको मिल रहे हैं पाला और यहां पर आपको मिल रहे हैं राष्ट्रकूटा, राष्ट्रकूटा। अब जरा समझिएगा कैसे यहां पर ये त्रिपाठाइट स्ट्रगल शुरुआत होती है। देखिए गुर्जर प्रतिहारा का रूलर था वत्स राजा, वत्स राजा, ठीक बात है, ऑल राइट सर, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। पाला का रूलर है यहां पर कौन? पाला का रूलर है धर्मपाल, हमारे धर्मपाल जी आप जानते ही हैं, जी धर्मपाल, तो हमारे धर्मपाल जी हैं, ये वत्स राजा हो गए। और राजकूट के रूलर है ध्रुव, राजकूट के रूलर कौन है? ध्रुव, ये बात ध्यान रखिएगा। अब हुआ क्या यहां पर समझिए, कहानी शुरुआत कैसे होती है। शुरुआत ऐसे होती है कि वत्सराज जो है वो देखता है, वो क्या करता है, वो धर्मपाल पे अटैक करने की बात करता है कि इस पे अटैक कर देंगे हम, है ना, इस पे अटैक करेंगे, राइट। और अटैक करने का मतलब क्या, बेसिकली यहां पर कन्नौज है बीच में। सो बेसिकली कहानी ये थी कि हमें कन्नौज पे कब्जा करना है। कौन कन्नौज पे कब्जा करेगा? लेकिन जब वत्सराज चलते हैं यहां से और अटैक करने के लिए, तो रास्ते में आप देखोगे जब यहां तक पहुंचे तो नीचे से ध्रुव ने अड़ंगा मार दिया, और ध्रुव ने अड़ंगा मारा तो यहीं पर वत्सराजा को डिफीट किया और वत्सराजा को यहां से भागना पड़ गया। और वो कहीं ना कहीं जंगल की तरफ, रेगिस्तान की तरफ, इनफैक्ट आप देखोगे डेजर्ट्स में जाके वो भाग जाता है। ही रैन इनटू द डेजर्ट्स, ठीक है, वो डेजर्ट्स में एस्केप कर गया, ठीक है, डेजर्ट्स में एस्केप कर गया। और ध्रुव भैया जो हमारे थे, उनको यहां पर ये भी नहीं रहा कि भाई हराया है, इनको भगाया है तो वही कैप्चर कर लो, नहीं, ये भी वापस आ गए। इन्होंने भी देखा हिसाब किताब और उन्होंने कहा कि चलो वापस चलते, काम हो गया अपना, ये वापस आ गए। इस चीज का फायदा उठाया कि यहां वैक्यूम क्रिएट हो गया है, इसका फायदा उठाया धर्मपाल। धर्मपाल ने कहा वाह कवात है, कन्नौज पे कोई भी नहीं है, तो उसने यहां पर अपना एक बंदा भेजा और इस बंदे का नाम था यहां पर चक्रयुद्ध, चक्रयुद्ध को यहां पर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखोगे कि चक्रयुद्ध जब इसका अपॉइंटेड हो गया, इसके द्वारा चक्रयुद्ध अपॉइंटेड हो गया धर्मपाल के द्वारा, तो कन्नौज पे कब्जा धर्मपाल का हो गया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि वत्सराज जो है यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन वत्सराज हार चुका है, तो वत्सराज की जगह गद्दी कौन संभालेगा? अब गद्दी संभालेगा नागभट्टा टू, अब गद्दी संभालेगा नागभट्टा टू। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक बात है सर। और यहां पर अब धर्मपाल के बाद आप देखो गद्दी पे आया देवपाल, गद्दी पे आया देवपाल। तो हुआ क्या, पहले तो यहां पर नागभट्ट टू ने धर्मपाल पे एक तरह से अटैक किया और धर्मपाल की डिफीट हो गई और गद्दी बैठा देवपाल। जब देवपाल गद्दी बैठा तो देवपाल पे इतनी हिम्मत नहीं थी, इसकी पावर देखकर कि भाई साहब बड़ा पावरफुल है, तो देवपाल में किसी तरह से इधर की साइड एक्सपेंशन नहीं किया, राइट भाई। इधर एक्सपेंशन कैसे करेगा देवपाल, इधर एक्सपेंशन कैसे करता भाई, नहीं कर पाया क्योंकि नागभट्ट टू बैठा हुआ है, तो ये एक्सपेंशन यहां पर नहीं हुआ। तो देवपाल ने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं इधर एक्सपेंशन नहीं कर पा रहा हूं टुवर्ड्स द वेस्ट, तो मैं ईस्ट साइड एक्सपेंशन करूंगा। और देवपाल ने ईस्ट साइड जब एक्सपेंशन किया तो असम का एरिया कैप्चर किया। वहां पर एक सिटी है प्रगज्योतिषपुर, असम को यहां पर बोलते थे, इसके आसपास के एरिया प्रगज्योतिषपुर, उसको यहां पर जो है देवपाल ने कैप्चर किया। नॉट ओनली दिस, उसमें कुछ एरिया नेपाल वगैरह का कैप्चर करके रखा हुआ था, है ना, कुछ एरिया आप देखोगे तो उड़ीसा वगैरह का कैप्चर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो लड़ाई है यहाँ पर, ये राजा आए फिर वो राजा आए, तो देवपाल आगे बढ़ नहीं पाया। देवपाल की डेथ होती है, उसके बाद मैंने बताया कि भाई 1.5 सालों का सूखा पड़ा रहा है ना भाई। धर्मपाल के पहले गोपाल का कुछ नहीं है, गोपाल का हमने देख लिया कि वो स्टार्टिंग बस फाउंडर था, कुछ नहीं था। फिर धर्मपाल, फिर देवपाल,
तो ये कहानी चलती रही, लोग लड़ते रहे, है ना। महिपाल जब गद्दी बैठा तो उसने एक बार फिर से रिवाइव करने की कोशिश करी पालाज को, है ना, रिवाइव करने की कोशिश करी। इधर भी आप देखोगे नागभट्ट टू, और उसके बाद जब आया भोज, तो भोज यहां पर काफी एक्सपेंशन करता है। क्यों कर पाया? मैंने आपको बताया कि भोज इसलिए कर पाया क्योंकि इस साइड वीक रूलर्स थे और साउथ की तरफ ध्रुव की जगह वहां पर बैठा हुआ था अमोघवर्ष। और अमोघवर्ष मैंने बताया कि वो एक ऐसा रूलर था जो ज्यादातर आप देखोगे तो वो कल्चरल चीजों में इन्फ्लुएंस मतलब इंटरेस्ट रखता था, इसलिए भोज के पास अपॉर्चुनिटी हुई और भोज के टाइम पे गुर्जर प्रतिहाराज ने खूब सारा एक्सपेंशन किया। ये लड़ाई जो तीनों के बीच में चल रही थी ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और ये लड़ाई होती चली गई। कभी पालास जीतते थे, कभी गुर्जर प्रतिहारा जीतते थे, तो कभी राजपूत यहां पर जो है वो जीत जाते थे। ठीक है, तो इनकी कहानी को अभी और ज्यादा हम लोग डिटेल में यहां पर अभी फिलहाल आगे नहीं जाएंगे। अभी इतना बेसिकली आपको बेसिक बेसिक चीजें वो समझ में आनी चाहिए और ये कहानी इस तरह से आगे चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। तो ये मैंने कहानी आपको बताई। इसमें भी देखिए मैंने आपको गोपाला के बारे में, धर्मपाल के बारे में, देवपाल के बारे में डिस्कस किया। फिर वीक रूलर्स आए, मैंने कहा महिपाल के टाइम में थोड़ा सा यहाँ पर रिवाइव करने की कोशिश करी बट इतना हुआ नहीं। फिर रामपाल गद्दी बैठा, रामपाल के टाइम पे यू विल फाइंड कि लोग जो है बड़े खुश नहीं थे उसके टेन्योर से, है ना, बड़ा यहाँ पर सूखा पड़ा, मतलब प्रॉब्लम्स हो रही थी लोगों को, तो रेबेलियन भी होता है इसके टाइम पे। ठीक है, एंड देन मदन पाल वन ऑफ द लास्ट रूलर्स जो थे, एंड देन यहाँ पाला का डायनेस्टी क्लोज हो जाता है। देखिए गुर्जर प्रतिहारा में नागभट्ट वन देख लिया, वत्सराज के टाइम पे त्रिपाठाइट शुरू होती है, नागभट्ट टू आया, भोजा के टाइम पे खूब एक्सपेंशन हुआ, राइट, इस प्रकार से हम यहाँ पर देख रहे होते हैं। ठीक बात है। यहाँ नीचे देखा दांती दुर्ग वो था जिसने फाउंड किया, ध्रुव वही था जिसने जो त्रिपाठाइट के टाइम पे था यहाँ पर। और फिर मैंने कहा अमोघवर्ष से संबंध जिसके टाइम पे खूब सारा कल्चरल डेवलपमेंट जो है वो हुआ था। तो मोटे मोटे रूप में आपको उतना पता होना चाहिए। अच्छा एक बात और यहाँ पर आपको बताता हूं कि राजपूत जो है ना हमेशा यही काम करते थे, नीचे से भीड़ मार देते थे। जैसे आप देखोगे ध्रुव ने एक बार नीचे से भीड़ मारी, वत्सराज को यहाँ पर पालास को मतलब गुर्जर प्रतिहारा को बड़ा या परेशान कर देते थे। तो एक बार आपने देखा कि ध्रुव ने यहाँ पर अड़ंगा मार दिया और वत्सराज की किस्मत को एकदम पानी कर दिया, है ना। ऐसे ही आप देखो गोविंदा ने भी एक बार क्या किया था, हिम्मत जुटाई थी और नागभट्ट टू पे अटैक कर दिया था। एक बात ये भी हुआ था, है ना, ये भी कोशिशें करी गई थी, राइट, ये भी कोशिश करी गई थी। ऐसे ही आप देखोगे इंद्र 3 के टाइम पे आप देखोगे तो महिपाल पर अटैक किया गया था, यहां पर भी हुआ। तो कई बार ऐसा हुआ कि राजपूतों ने क्या किया, राजपूतों ने यू फाइंड कि कई बार गुर्जर प्रतिहारास पर अटैक करके उनको रोकने की कोशिश करी थी। तो ये पूरी यहाँ पर जो कहानी है 1000 एडी के आसपास तक चलती है वो है आपकी पालाज, राजपूता और गुर्जर प्रतिहारास की। तो मैंने आपको डेलिबरेटली इतना समय देके त्रिपाठाइट पे अपना लेक्चर आपको डिलीवर किया। अब इसके बाद जो हम लोग कहानी बढ़ते हैं, यानी कि हम लोग अभी जो यहाँ पर पढ़ रहे थे दोस्तों ये वाली कहानी, तो यहां पर हमने ये गुर्जर प्रतिहारास का सीन देख लिया, हमने राजपूतों का सीन देख लिया। अब आइए नीचे पल्लवास का जब टाइम पीरियड एंड होता है एंशिएंट हिस्ट्री में 985 में, तो इंपीरियल चोलास आते हैं। इन इंपीरियल चोलास की कहानी को यहीं से हम लोग अब डेवलप करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये था रूल जो इंपीरियल चोलास का यहां पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये पूरा एरिया यू कैन फाइंड इंपीरियल चोलास यहां पर गवर्न कर रहे थे। नॉट ओनली दिस मच, ये तो बस शुरुआत थी। इंपीरियल चोलास एक बहुत बड़े पोर्शन पे यहां से लेकर आप देख सकते हो ये पूरा जो एरिया है, राइट, ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं कैसे गवर्न हो रहा है। बाकी एरिया वो इनडायरेक्टली रूल कर रहे हैं। यस, ये पूरा इंपीरियल चोलास अपने कब्जे में करके बैठे हुए थे। आप इमेजिन कर सकते हैं, देखिए जरा इस चीज को, देखिए जरा कितना बड़ा एरिया यहां पर पूरा रूल करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, तो ये पूरा टेन्योर था, पूरा जो है रेन है, ये पूरा टेरिटरी है, वो इंपीरियल चोलास ही गवर्न कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको क्या बताया, क्या ये वही चोलास हैं जो संगम एज में थे? इस बात को बहुत क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि वही चोलास है या नहीं है ना। ये बात उतने हम लोग कंक्लूसिविटी से नहीं कह सकते, है ना। बट यार तमिलनाडु की एनसीईआरटी कहती है कि हाँ वही थे, वॉट एवर द सिनेरियो इज। लेकिन इन चोलास को इंपीरियल चोलास इनके कई सारे राजाओं महाराजाओं ने बनवाया था। तो आइए इंपीरियल चोलास की बात यहां पर हम लोग करना शुरू करते हैं। ये कहानी कैसे घटी, ये इंपीरियल चोलास आए कैसे, जरा इसको यहां पर देखते हैं। ठीक बात है। अब जरा इस वाले मैप को, इस वाले मेरे डायग्राम को बड़ा अच्छे से फॉलो करिएगा तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। देखिए जरा इंपीरियल चोलास का कहानी कैसे शुरू होता है। ठीक है, देखिए यहां पर हम देखा कि सर संगम एज थी। ठीक बात है सर, संगम एज हो गया, संगम एज हो गया। संगम एज के बाद हम देखते हैं कि यहां पर जो आता है दैट इज द रूल ऑफ कालभरास। कालभरास का रूल आ गया। यस सर, कालभरास आ गए। उसके बाद हम देखते हैं सर पल्लवास आ गए। हाँ सर, पल्लवास आ गए। और पल्लवास एंड करते हैं 985 एडी में। तब हम देखते हैं कि यहां पर जो रूल है वो इंपीरियल चोलास का सर शुरू हो रहा है। यहां पर रूल इंपीरियल चोलास का स्टार्ट होता है। ठीक बात है। अब यहां पर समझिएगा कि इंपीरियल चोलास कैसे बनना शुरू होते हैं। एक्चुअली क्या था कि पल्लवास के यहां पर फ्यूडेटरी हुआ करते थे, राइट। पल्लवास के यहां पर आप देखोगे तो फ्यूडेटरी थे। ठीक है,
कौन से फ्यूडिटरी थे यहाँ पल्लवास के, जरा देखिएगा। पल्लवास के यहाँ पर हम दो फ्यूडिटरीज यहाँ पर जिक्र करने जा रहे हैं। एक फ्यूडिटरी थे जिनको हम बोलते हैं यहाँ पर मुतरियार्स, मुतरियार्स, और एक फ्यूडिटरी हैं जो रूल कर रहे हैं उरायूर से, उरायूर से रूल करते हैं। तो एक फ्यूडिटरी रूल कर रहे हैं उरायूर से, ये हैं आपके, ऐसे लिख लीजिए, एक फ्यूडिटरी है चोलास, तो ये रूल करते हैं कहां से, उरायूर से, ठीक है। और मुतरियार्स ये रूल करते हैं कहां से, तंजौर से। अब जरा समझिएगा कहानी की जो यहां पर मैं बताने जा रहा हूं, दैट इज नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिएगा। तो पल्लवास यहां पर रूल कर रहे हैं, हमको पता है पल्लवास की कहानी कहां पर है। अब फिर से चार्ट पे आ जाइए तो यहां समझ में आ जाएगा। तो चार्ट बताऊं पहले कि समझा दूं, समझा देता हूं। देखो पहले, अब यहां क्या हुआ कि पल्लवास कहानी कैसे आई, हमको पता है पल्लवास कैसे आते हैं। सातवाहन पहले रूल कर रहे थे, उन्होंने टोंडाई मंडलम के एरिया कैप्चर किया और उसको सातवाहनों को दे दिया। सातवाहन वहां से एग्जिस्टेंस, सॉरी यार सातवाहन बोलो, पल्लवास पर दे दिया। तो पल्लवास जो है वो वहां से रूल करना शुरू करते हैं, ठीक बात है। फिर पल्लवास वाकाटाका के टाइम पे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और फिर उसके बाद कालभरा के रूलर को मारकर, इस रूलर को मारकर सिम्हा विष्णु मार देता है। सिम्हा विष्णु जो कि पल्लवा रूलर था वो मार देता है और पल्लवास का इंडिपेंडेंट रूल स्थापित करता है। पल्लवा चालुक्य कॉन्फ्लिक्ट हम पढ़ चुके हैं। पल्लवा के फ्यूडिटरी यहाँ पर एक थे मुतरियार्स और एक थे चोलास। देखो मुतरियार रूल कर रहे हैं तंजौर से और चोलास रूल करते हैं उरायूर से। अब यहाँ हुआ क्या कि ये चोलास थे, इन्होंने मुतरियार्स पे अटैक कर दिया। इन चोलास ने क्या किया, मुतरियार्स पर अटैक कर दिया और मुतरियार को यहाँ पर डिफीट कर दिया, ठीक है। ये लोग यहाँ पर क्या डिफीट हो गए, यानी कि ये लोग यहाँ पर लॉस्ट, हार गए और चोलास यहाँ पर क्या वन, जीत गए। और इस तरह से चोलास जो पहले उरायूर के छोटे से एरिया से रूल कर रहे थे, उन्होंने तंजौर पर अपना कब्जा जमा लिया और अब वो तंजौर से रूल करना शुरू कर देते हैं। बात समझ में आ गया। अब तंजौर से जब रूल करते हैं तो आप समझिए कि पल्लवास तो डिक्लाइन कर ही चुके हैं। अब चोलास अपनी पावर को तंजौर से फैलाना शुरू करेंगे और वहीं से इनके कई सारे रूलर्स इस बात को इंश्योर करेंगे कि जो चोलास हैं, जो अभी तंजौर में बैठे हुए हैं, वो धीरे धीरे पूरे डीप साउथ में अपना कब्जा जमा ले। कहानी को कुछ समझने के लिए मैं आपको इस तरह के चार्ट को समझाऊंगा, जरा इस बात को देखिएगा और फील करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर ये बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। जरा देखिएगा, चलिए ठीक है, समझने के लिए है, प्लीज सी। तो कहानी कुछ ऐसी है दोस्तों। हमने देखा कि सर यहां पर आप देखोगे तो एक रिवर बह रही है, यहां पर एक नदी बह रही है, ठीक है, दिस इज द रिवर, ठीक है, दिस इज द रिवर यू आर फाइंडिंग। यहां पर आपको एक रिवर दिख रही है, जस्ट अ मिनट, कावेरी, यस। तो ये आपको रिवर दिख रही है कावेरी, ठीक है। कावेरी के आप देखोगे जस्ट हल्का सा, कावेरी के जैसे आप देखोगे हल्का सा नीचे यहां पर यू विल फाइंड कि यहां पर एक जगह है, इसको बोलते हैं हम तंजौर, ठीक है, तंजौर। और इसी को क्या बोल रहे थे पहले, थंजावुर, 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 थंजावुर। अब प्लीज सी यहां पर कहानी कैसे घटती है, ठीक है। मैं डेलिबरेटली आपको यहां पर 1 घंटे का समय दे रहा हूं दोस्तों, ताकि आपको ये अर्ली मेडिवल पीरियड भी समझ में आ जाए। तो देखिएगा यहां पर क्या मैंने बताया कि यहां पर तंजौर था, थंजावुर, यहां से रूल कर रहे थे कौन, मुतरियार्स, मुतरियार रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर, ठीक बात है। और यहीं पर आसपास आप देखोगे कहीं यहां पर क्या उरायूर है और उरायूर से रूल कर रहे हैं, उरायूर से रूल कर रहे हैं इनके एक और फ्यूडिटरी पल्लवास के, ठीक है। और वो थे यहां पर कौन, चोलास। कौन है वो, चोलास। तो मैंने क्या बताया कि यहां पर हुआ क्या कि चोला का एक रूलर जिसका नाम यहां पर क्या है, देखिएगा मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहां पर चोला का एक रूलर था जिसका नाम था विजयालया, विजयालया। तो सॉरी, यहां पर एक रूलर था विजयालया। तो विजयालया क्या करता है कि वो अटैक कर देता है किस पे, मुतरियार्स के ऊपर, मुतरियार के ऊपर अटैक करके मुतरियार को हरा देता है। तो मुतरियार्स का चैप्टर यहां से क्लोज हो गया। अब चोलास यहां पर अपने आप को स्टैब्लिश कर चुके हैं, ये बात समझ में आ गया। यानी मुतरियार्स का चैप्टर क्लोज है और ऑलरेडी पल्लवास डिक्लाइन कर रहे हैं, तो उनके फ्यूडिटरी स्ट्रांग हो गए हैं। तो अब यहां पर पल्लवा का चैप्टर इज क्लोज्ड और अब पूरी तरह से चोलास यहां पर आके बैठे हुए हैं। यहां तक बात समझ में आ गई। आई होप इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या कहानी यहां पर चल रही है, ठीक है। तो ये मैं अगर आपको दिखाऊंगा, ये वाली मैं अगर उसको करूं तो सर ये वाला एरिया है जहां पर हम देख रहे हैं सर कि अब चोलास यहां पर आके बैठ चुके हैं, चोलास यहां पर आके बैठ चुके हैं, ठीक बात है सर, चोलास बैठे हुए हैं। यार सर ये बताइए ना कि ये वाला एरिया किसका था,
भाई यहां पर तो देखा ना हमने, यहां पर तो देखा क्या कि सर यहां पर पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रकूट थे सर। सर यहां पर पहले कौन था? सर यहां पर पहले राष्ट्रकूट थे, राष्ट्रकूटा थे, और राष्ट्रकूटा डिक्लाइन हो गए, हमने देखा अभी त्रिपार्टाइट स्ट्रगल में, इंदिरा 3 लास्ट ऑफ द रूलर्स। और राष्ट्रकूटा के बाद जो गद्दी बैठे यहां पर आके इसी एरिया में, वो थे वेस्टर्न चालुक्यास, वो थे वेस्टर्न चालुक्यास। और जो वेस्टर्न चालुक्य हैं दोस्तों, इनकी कैपिटल थी कल्याणी, इनकी कैपिटल थी कल्याणी, इसीलिए इनको कल्याणी के चालुक्यास भी कहा जाता है। अब एक आपने चालुक्य पढ़ा था इससे पहले, जो राजपूत से पहले आए थे, याद करिए, तो वो चालुक्य अलग है। वो चालुक्यास याद करिए, मैंने बताया था कि वो चालुक्य कुछ ऐसे रूल कर रहे थे दोस्तों, समझाने के लिए थोड़ा बता देता हूं। अरे यार चलो कोई बात नहीं, देखिए देखिए, तो मैंने बताया था कि वो रूलर्स कैसे आए थे कि भाई यहां पर चालुक्यास रूल करते हैं और धीरे धीरे पूरे बड़े एरिया पर रूल कर रहे होते हैं चालुक्यास। लेकिन इतना बड़ा टेरिटरी होता है तो वो इसको डिवाइड कर लेते हैं, है ना, ये वाला एरिया देते हैं अपने भाइयों को गवर्न करने के लिए। तो यहां पर जो चालुक्यास, एक इधर चालुक्यास बनते हैं और एक चालुक्यास ये वाले थे जो ओरिजिनल थे, सबसे पहले आए, ओरिजिनल सभी है खैर, लेकिन सबसे पहले आए थे। तो ये वाले चालुक्यास, इन्होंने कैपिटल बनाई थी अपनी वातापी, या जिसको क्या बोलते थे, बदामी, या क्या बोल रहे थे, वातापी, ठीक है। और ये जो चालुक्यास है, इन्होंने कैपिटल बनाई थी अपनी वेंगी। तो ये वेंगी के चालुक्यास थे, ये बदामी के चालुक्यास हैं, ठीक बात है। और अभी फिर इसके बाद, इनके बाद कौन आया? राष्ट्रकूटा आए थे सर, राष्ट्रकूटा आए थे, राइट, ऐसे लिख लीजिए। इनके बाद कौन आया? राष्ट्रकूटा। और राष्ट्रकूटा के बाद कौन आया? वेस्टर्न चालुक्य, राइट। और वेस्टर्न चालुक्य ये जो आए हैं, ये कल्याणी से रूल कर रहे हैं, इसलिए उनको चालुक्यास ऑफ कल्याणी भी कहा जाता है। तो इंपीरियल चोलास का जब यहाँ टाइम, जब चोलास का टाइम शुरू हुआ, अब यहां पर आप देख सकते हो कि सर यहां पर अब चोलास रूल कर रहे हैं, चोलास रूल कर रहे हैं। तो इस वक्त आप देखोगे तो वेस्टर्न चालुक्य यहां पर रूल कर रहे हैं, और नीचे की साइड यू विल फाइंड आउट, यहां पर आप देखोगे तो पांड्यास रूल कर रहे हैं। हियर यू विल फाइंड कि सर यहां पर पांड्यास जो है वो रूल कर रहे हैं। हियर यू विल फाइंड कि पांड्यास सर रूल कर रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ गई, होपफुली आप सभी लोगों को क्लियर है। तो अब हुआ क्या, ये कहानी है किस प्रकार से ये चोलास जो एक छोटे से एरिया से शुरू किए थे, थंजावुर से, कैसे ये चोलास अपनी पावर को एक्सपैंड करेंगे और इन सब को कैप्चर करते हुए जाएंगे, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ये पूरा एरिया जो है कैप्चर करेंगे। इनफैक्ट यहां पर जितना भी नॉर्थ ईस्ट या आपका साउथ ईस्ट एशिया वाला एरिया है, मलेशिया वगैरह वगैरह, इन सबको भी कैप्चर किया जाएगा, इन सबको भी कैप्चर किया जाएगा। यहां पर आप देखोगे तो डायनेस्टी चल रही है, शैलेंद्र डायनेस्टी, ये वाले एरिया में डायनेस्टी चलती है, शैलेंद्र डायनेस्टी। यहां पर एक्चुअली आप देखोगे तो एक अंपायर था जिसको बोलते हैं श्री विजया अंपायर, श्री विजया अंपायर था, और इस श्री विजया अंपायर में ही ये डायनेस्टी यहां पर रनिंग थी इन दिस एरिया ऑफ मलेशिया, जो इंडोनेशिया, सुमात्रा, जावा, ठीक है। ये डायनेस्टी को भी आप देखोगे चोलास अपने कंट्रोल में करते हैं। व्हाई डिड दे डू दिस? ऐसा क्यों किया? क्योंकि जब इंडिया आप देखोगे तो यहां से ट्रेड करता था, है ना, ये ट्रेड जो है इंडिया का यहां से होता था, और ये जो एरिया है यहां पर आपको मिलेगा स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ज्योग्राफी में आप देखोगे तो वहां से ये पास करते थे, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा आपको यहां पर, ठीक है, यहां थोड़ा सा ना मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहां पर है। तो आप देखोगे कि यहां पर थोड़ा सा एरिया ये है ना, फिर थोड़ा सा एरिया आप देखोगे तो यहां पर एक काम करते हैं ना, अलग अलग एक डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं, वरना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। तो हो क्या रहा है भाई लोग, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। और यहां पर आइए ऐसे ऐसे, तो इधर इधर और इधर ऐसे आपके हैं यहां पर कंट्रीज। तो अब हो क्या रहा है कि यहां पर जो आप देखोगे चोलास की पावर है वो अच्छी खासी ग्रो हो गई है। मैंने क्या बताया, ये चोलास यहां पर रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। यहां पर सर पांड्यास रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर, ठीक बात है सर। यहां पर सर हम देखते हैं तो ये वेस्टर्न चालुक्यास सर यहां पर रूल कर रहे हैं, ठीक बात है सर, ठीक बात है। और ध्यान रखिएगा कि ईस्टर्न चालुक्यास अभी भी गवर्न कर रहे हैं यहां पर अभी भी ईस्टर्न चालुक्यास जो है वो बने हुए हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां क्या हुआ, ये जो एरिया है ये भी गवर्न करते हैं चोलास। मैं इसी को भी यहां पर क्या इससे कर देता हूं, तो ये भी एरिया, ये पूरा एरिया गवर्न करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये वाला एरिया कैप्चर कर लेते हैं पूरा,
ठीक है, यहाँ बताया मैंने शैलेंद्र डायनेस्टी थी, श्री विजया एम्पायर, ये पूरा कैप्चर किया जाता है, ये पूरा कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक बात है सर, ये कैप्चर किया गया। क्यों किया गया कैप्चर? बिकॉज इंडिया जब ट्रेड करता था तो इंडिया का ट्रेड यू विल फाइंड कि सर यहां से निकलता था तो ये ऐसे मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से निकल के जाते थे ये लोग, ठीक है, और इनका ट्रेड पहुंचता था कहां पर? चाइना के साथ। तो जब भारत की शिप्स यहां से निकलती थी तो यहां पर इंडिया को देना पड़ता था क्या? टोल। और ये टोल जो है इट वॉज अ पेन पॉइंट फॉर द इंडिया। तो इंपीरियल चोलास ने कहा कि भाई इसे भी खत्म करो और यहाँ टोल का किस्सा ही खत्म करो। और ये पूरा जो यहाँ पर श्री विजया एम्पायर था, इस एम्पायर को यहाँ पर टोटली श्री विजया एम्पायर, इस एम्पायर को कैप्चर कर लिया जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे ये कहानी जो है कैसे चोलास ने पांड्या से कैप्चर किया, फिर थोड़ा बहुत एरिया आप देखोगे कि ये भी हाथ से निकल जाता है वेस्टर्न चालुक्यास के। ठीक है, और यहाँ पर कुछ एरिया ऐसा है जिसको पल्लवास जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। ठीक है, पल्लवास जो है यहाँ पर कुछ एरिया को भी कैप्चर कर लेते हैं वेस्टर्न चालुक्यास के। ठीक है, एंड हेंस इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो रिवर है तुंगभद्रा, वो इनके बीच की बाउंड्री बन जाती है। ये रिवर जो है आप देख रहे हो, ये तुंगभद्रा रिवर है, ये तुंगभद्रा रिवर है, तो ये इनके बीच की बाउंड्री बन जाती है। ठीक है, और ये जो है ईस्टर्न चालुक्यास है, इनका क्या होता है कि ईस्ट चोलास जो है इनके साथ कर लेते हैं एक मैट्रिमोनियल लाइंस। इनफैक्ट एक नहीं, दो मैट्रिमोनियल लाइंस हुआ था, दो मैट्रिमोनियल अलायंस हुए थे, और इन दो मैट्रिमोनियल लाइंस की वजह से ईस्टर्न चालुक्य हमेशा इंपीरियल चोलास का एक बड़ा लॉयल पार्टनर रह के बनता है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, आप देखोगे तो नीचे के साइड पे जो यहाँ पर श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर भी कैप्चर कर लिया गया था, मालदीव्स को भी कैप्चर कर लिया गया है, इधर आप देखोगे साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज को भी कैप्चर कर लिया है। ये सारा कैप्चरिंग जो है वो चोलास ने किया था। तो आप देख सकते हो चोलास जो एक छोटे से एरिया से गवर्न करना शुरू करते हैं, एक छोटे से एरिया से, कहां से? सिर्फ और मात्र आप देखोगे कि वो रूल करना शुरू करते हैं कहां? तंजौर से, राइट, सॉरी उरायूर में थे पहले वो, और फ्यूलिटरी की तरह थे, तो वो बाद में मुतैयार पे अटैक करते हैं तंजौर पे, और पहले तंजौर को कब्जा करते हैं, और चूंकि पल्लवास की पावर डिक्लाइन हो चुकी है तो वो धीरे धीरे अपनी पावर को एक्सपैंड करते हैं। यहां पर जो सारे रूलर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इतने बड़े एरियाज पे रूल करते हैं, वो कौन कौन से हैं? आइए जरा चोलास के उन रूलर के बारे में यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, उन रूलर्स के बारे में कहानी को यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए ये कहानी है, ये आपके रूलर्स हैं। अब यहां पर अभी हम लोग रूलर्स के नाम ही डिस्कस करेंगे, और राजराज प्रथम और राजा वंश के हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंदर फिलहाल अभी नहीं जाएंगे। मोटे मोटे रूप में मैंने आपको बता ही दिया कैसे यहां पर ये कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे थे, कैसे उन्होंने अपना टेरिटरी को एक्सपैंड किया। तो आप देखिए विजयालया ये फाउंडर है, ये सारे रूलर्स के नाम है इंपीरियल चोलास के। विजयालय ने फाउंड किया, और याद करिए मैंने बताया था कि इसने मुतरियार के ऊपर अटैक करके मुतरियार के रूलर को डिफीट कर दिया। उसके बाद गद्दी बैठता है आदित्य वन, और आदित्य वन आप देख सकते हो कि उसने पल्लवा का जो रूलर था, अब पल्लवा का रूलर बचा कुचा जो रूल था पल्लवा का भी, उसको यहाँ पर रूलर था अपराजिता, यानी कि जो पराजित नहीं हो सकता, और वो रूलर पराजित हो गया। और इस प्रकार से आदित्य वन ने पल्लवा को भी यहाँ डिफीट कर दिया, और जो टेरिटरीज थी पल्लवास की उसे कैप्चर कर लिया। तो ये जो छोटे से एरिया से गवर्निंग शुरू हुई थी, है ना, एक पहले छोटे से एरिया पे यहाँ पर रूल कर रहे थे पल्लवास खाली, सॉरी चोलास खाली यहाँ पर रूल कर रहे थे तंजौर के आसपास, लेकिन कैसे ये पूरी पल्लवा की टेरिटरी पे कैप्चर किया? क्योंकि पल्लवास तो यही थे ना, याद करिए यही तो थे पल्लवास। ये देखिए, ये देखिए, ये आपको बता रखा हूं मैंने, पल्लवास कहां पर है, ये कहानी देखिए, ये पल्लवास की, ये ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे भाई, यहाँ पर राजपूत थे तो ये पल्लवास थे, तो पल्लवास के छोटे से एरिया में यहाँ पर गवर्न कर रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे हो गया डायग्राम, पर समझ सकते हैं ना। ठीक है, तो ये बात कहानी हो गई, ठीक बात है सर, ठीक बात है। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आगे देखिए। इसके बाद आते हैं परंटक वन। परंटक ने क्या किया? परंटक को दो तरफ लड़ाई लड़नी पड़ी। नीचे के साइड कौन है? पांड्यास, मैंने बताया पांड्यास रूल कर रहे हैं, और उसके नॉर्थ में कौन है? ऊपर बैठे कौन? राजपूत का राजा अभी कृष्णा थ्री जिंदा है, तो कृष्णा थ्री के ऊपर आप देखोगे पहले परंटक ने क्या किया? पांड्यास को डिफीट कर दिया। तो आप देखिए कि किस प्रकार से जो चोलास की पावर है वो इंक्रीज हो रही है। पहले चोलास ने मुतरियार को डिफीट करके तंजौर कैप्चर कर लिया, पावर और इंक्रीज हुई। आदित्य वन ने पल्लवा को डिफीट करके, पल्लवा के अपराजिता रूलर को डिफीट करके पल्लवा के टेरिटरी पे कैप्चर कर लिया, और थोड़ा एक्सपेंशन हो गया। फिर उसके बाद परंटक ने पांड्यास के ऊपर अटैक करके पांड्या को डिफीट कर दिया, और बड़ा छाती चौड़ी हो गई। चोलास का जो विजय रथ था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, लग रहा था कि भाई वो चोलास पता नहीं क्या करके मानेंगे अब। और लेकिन इस चोला के जो विजय रथ को यहाँ पर फुल स्टॉप लगाया, उसको रोका किसने? राजपूत के रूलर कृष्णा थ्री ने, और कृष्णा थ्री ने परंटक को डिफीट कर दिया, परंटक पे अटैक किया और उसको डिफीट कर दिया। जैसे ही परंटक हारा तो पांड्यास ने देखा कि परंटक जो है वो हार गया है, यानी कि परंटक रूलर जो अभी इंपीरियल चोलास का रूलर है वो हार गया है, तो पांड्यास ने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। ऐसे ही आप देखोगे यही कोशिश करी गई थी कि अरे अच्छा ऐसा भी है क्या, पल्लवास ने सोचा कि हम भी थोड़े आजाद हो जाएं,
श्रीलंका ने सोचा हम भी थोड़ा सा इजी हो जाए, राइट, ये सब हो रहा था। 40 साल का गैप रहा, 40 साल तक कोई भी रूलर यहाँ पर स्ट्रांग पल नहीं आया, है ना। आप देखोगे पल्लवास भी देखो इंडिपेंडेंट यहाँ पर रह रहे हैं, पांड्यास भी इंडिपेंडेंट घूम रहे हैं, लेकिन अब वही लग रहा था कि चोलास का जो एक यहाँ पर लहर आई थी वो चली गई है, लेकिन फिर यहाँ पर उस लहर को फिर से दिया किसने, राजराज प्रथम ने और उसका बेटा राजेंद्र प्रथम ने। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। उसके बाद आता है कोलुतुंगा वन, फिर कोलुतुंगा सेकंड, कोलुतुंगा थर्ड, और फिर बहुत सारे रूलर्स हैं इंपीरियल चोलास के, जिसको हमें यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है फिलहाल, राइट। तो राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम ये दो मेन रूलर्स हैं जिन्होंने इस चोलास को इंपीरियल चोलास बनाया, यानी कि जो बड़ा टेरिटरी आप देख रहे हो ना, उसको इन दोनों ने यहाँ पर जीता। तो ये बात तो समझ में आ गई कि यहाँ पर चोलास की जो पावर बढ़ रही थी, पहले वो लोग मुत्तबियार पे, तंजौर पे कैप्चर करते हैं, फिर पल्लवास को भी कैप्चर कर लिया, फिर पांड्यास को भी कैप्चर कर लिया, और बड़ा सा एरिया आप इमेजिन कर सकते हो मैप के ऊपर कितना बड़ा एरिया गवर्न कर चुके होंगे। लेकिन जैसे ही राजपूत ने हराया तो चोलास की बढ़ती हुई पावर में फुल स्टॉप लग गया और जितने एरियाज जीते थे वो फिर आजाद हो गए। लेकिन जब गद्दी बैठता है राजा राजा वन, तो राजा राजा वन फिर से आप देखोगे तो वो अब चेरास को भी हराता है, फिर उसके बाद आप देखोगे तो वो पांड्यास को भी हराता है, वो वापस से वेस्टर्न चालुक्यास का कुछ एरिया जीत लेता है, राइट। इस तरह से श्रीलंका के ऊपर भी कैप्चर करता है, थोड़े से पोर्शन के ऊपर, श्रीलंका के थोड़े से पोर्शन जो है कैप्चर कर लेता है, राइट। फिर आप देखोगे कि सारा डेवलपमेंट चल रहा था, लेकिन जब राजा राजा वन की डेथ हुई, अच्छा खासा पोर्शन जो है और ईस्टर्न चालुक्य के साथ मैट्रिमोनियल लाइंस, तो एक बात तो समझ में आ गया कि सर ये जो एरिया है, राजा राजा वन जब आया तो उसने वापस से क्या किया, उसने वापस से इस एरिया को जीता, चेरास को जीता, ये एरिया जीत लिया वेस्टर्न चालुक्या से, तुंगभद्रा इनके बीच की बाउंड्री बन गई, ईस्टर्न चालुक्या के साथ मैट्रिमोनियल लाइंस कर लिया। ये बहुत बड़ी पावर हो गया था। सोचो एक छोटे से बिंदी से शुरू हुए एक पर्टिकुलर पावर, इंपीरियल चोलास जो थे, अभी इंपीरियल जो नहीं थे, वो सिर्फ चोलास हैं, वो रायूर से रूल कर रहे हैं। कैसे वो एक छोटे से शहर से शुरू करते हैं और यहां से लेकर ये इतना बड़ा टेरिटरी वो अपना यहां पर गवर्न कर लेते हैं, इतना बड़ा टेरिटरी वो यहां बना लेते हैं अपना। आप इमेजिन कर सकते हो, दिस इज द टेरिटरी ऑफ चोलास। लेकिन जैसे ही राजा राजा वन की डेथ होती है तो राजेंद्र वन गद्दी बैठता है और लोगों को लगता है कि राजेंद्र वन क्या ही कर पाएगा, कुछ खास कर नहीं पाएगा राजेंद्र वन, कुछ खास कर नहीं पाएगा राजेंद्र वन। तो लोगों ने कोशिश करी कि हम फिर से विद्रोह कर दें, लेकिन इस बार राजेंद्र वन ने खूब तैयारी कर रखी थी और राजेंद्र वन ने किसी को भी सक्सेसफुल नहीं होने दिया। और उल्टा आप देखोगे यहाँ वेस्टर्न चालुक्य ने कोशिश करी इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको छिना ले, लेकिन नहीं छिना पाया। पांड्या ने सोचा कि हम आजाद हो जाएं, नहीं हो पाए। श्रीलंका ने सोचा कि हम आजाद हो जाएं, लेकिन वो और नहीं, तो पूरा श्रीलंका कैप्चर हो गया। पहले थोड़ा बहुत था, अब पूरा श्रीलंका कैप्चर हो गया और साथ ही साथ यहाँ पर श्री विजय एम्पायर पे कैप्चर कर लिया गया, राइट। ये पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक राजेंद्र प्रथम के हाथ में आ गया था, ठीक है, ये बात समझ में आ गया। और ये जो रास्ता था स्ट्रेट ऑफ मलक्का, ये ओपन हो गया इंडिया के लिए और आराम से यहाँ पर ट्रेड हो रहा था। तो आप देख सकते हो कितने बड़े एरिया में यहाँ पर ये इंपीरियल चोलास कैसे यहाँ पर रूल कर रहे थे। ये लोग चाहते ना तो कहीं ना कहीं नॉर्थ में भी रूल कर सकते थे, लेकिन कभी भी इन्होंने इसको इतना फोकस किया नहीं। बे ऑफ बंगाल जो यहाँ पर था, बे ऑफ बंगाल एक समझ लीजिए एक लेक की तरह बन गया था, लेक। चोलास के लिए बे ऑफ बंगाल एक लेक हो गया था, लेक, झील की तरह। इतनी जल्दी यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां जाते थे कि भाई एक झील की तरह बन गया था। दिस वॉज द स्टोरी ऑफ इंपीरियल चोलास जो चलती है। यहां तक बात समझ में आ गया। ये कहानी मैं आपको डिलिबरेटली पूरी बता रहा हूं। अब क्या कहानी घटती है जरा समझिएगा। हिंदुस्तान का सिनारियो क्या है, अब वो यहां से आप ये चार्ट समझ गए तो कहानी काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, कहानी काफी हद तक आपके लिए आसान हो जाएगी। ठीक है, अब जरा देखिएगा यहां पर समझिए क्या हुआ। तो दोस्तों अब गुर्जर पतिहारास की डेथ हो गई है, मैं कह रहा हूं गुर्जर पतिहारा का डिक्लाइन हो गया है, ठीक बात है। तो आप देखोगे ये एरिया जहां पर पहले गुर्जर पतिहारा रूल कर रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर सकता हूं क्या, ऐसे कर लूं, हाँ, गुर्जर पतिहारा यहां पर रूल कर रहे थे, हाँ, इनका क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया है। तो गुर्जर पतिहारा डिक्लाइन हो गया तो इनकी जगह कौन कौन आया, गुजरात में आप देखोगे तो यहां पर अब इनके फ्यूडेटरीज पावर में आना शुरू हुए। भाई जाहिर सी बात है ना, गुर्जर पतिहारा बड़ा डायनेस्टी था, उनके फ्यूडेटरीज थे। ये प्रथा जो फ्यूडेटरी बनाने की थी ना बड़ी गंदी थी। इससे हुआ ये कि जब भी बड़ी डायनेस्टी का डाउनफॉल होता था तो जो फ्यूडेटरीज थे वो अपने आप को आजाद कर देते थे। और इसलिए भारत देखो धीरे धीरे अब बहुत सारे छोटे छोटे हिस्सों में बंट रहा है ना। आप देख सकते हो अब ये इंडिपेंडेंट राजपूत आ गए सोलंकीज के, है ना। आप देखोगे कि यहां पर कहीं आप देखोगे तो अजमेर में रूल कर रहे हैं चौहान्स, है ना, चौहान्स, पृथ्वीराज चौहान, है ना। यहाँ पर इनको चाहमानास भी कहा जा रहा है, इन्हीं को यहाँ पर चाहमाना भी कहा जा रहा है, ठीक बात है सर, इनको चाहमाना भी कहा जा रहा है, ठीक बात है सर। यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे कि सर इधर पे यहाँ मिलेंगे परमार्स, सर यहाँ मिलेंगे परमार, सर यहाँ मिलेंगे गहड़वाल, सर यहाँ मिलेंगे गहड़वाल, सर यहाँ मिलेंगे चंदेला, थोड़ा ऊपर नीचे है, जगह लिखने की नहीं है इसलिए बता रहा हूँ, चंदेला। सर यहाँ पर आपको मिलेंगे, यहाँ पर इधर मिलेंगे सर कलछुरीस, यहाँ पर मिलेंगे कलछुरी, सर यहाँ पर आपको मिलेंगे सर और तोमर्स, सिसोडियास,
ये सारे आप देख रहे हो क्या है, ये इंडिपेंडेंट राजपूत है। जब गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन कर रहे हैं तो ये इंडिपेंडेंट राजपूत हमें पिक्चर में देखने को मिल रहे हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? गुर्जर प्रतिहारा डिक्लाइन किए तो ये सब यहां पर डायनेस्टीज देखने को मिली। ऐसे ही आप देखोगे कि जब पालास डिक्लाइन करते हैं तो इस एरिया में यू विल फाइंड असम निकल के आता है, यहां पर आप देखोगे बंगाल निकल के आता है, और यहां आप देखोगे उड़ीसा निकल के आता है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर ये 3 डायनेस्टीज यहां पर आती हैं। असम के अंदर आपको अहोम किंगडम मिलेगा, है ना, ऐसे आप देखो गजपति डायनेस्टी मिलेगी। बंगाल के अंदर भी आपको सेन डायनेस्टी वगैरह एक्सेट्रा देखने को मिलेगी, है ना। बंगाल के अंदर आप देखोगे सेना डायनेस्टी मिलेगी आपको, ये सब लोग यहाँ हैं। असम में आप देखोगे अहोम किंगडम आपको देखने को मिलेगा, अहोम किंगडम आपको देखने को मिलेगा, अपार्ट फ्रॉम और भी होगा एक्सेट्रा, लेकिन यहाँ पर ये मिलेगा। देन उसके बाद आप इधर देखोगे गजपति डायनेस्टी देखने को मिलेगी, है ना, उड़ीसा की गजपति डायनेस्टी। उड़ीसा लिख लीजिए आप, उड़ीसा की जगह आप चाहो तो उस वक्त का उड़ीसा था तो वो लिख लीजिए आप, ठीक है ना, गजपति लिख लीजिए, गजपति डायनेस्टी। तो ये समझ में आ रहा है किस प्रकार से भारत जो है वो टूट रहा है। पालास गए तो कैसे यहां पर ये टूट गया। ऐसे ही आप देखोगे इन द डाउन साइड वाला पोर्शन, यहां पर यू विल फाइंड क्या कहानी है कि सर अब क्या है कि इस जगह पे पहले कौन था सर, यहीं पर पहले सातवाहन थे, यहीं पर फिर वाकाटाका आए, फिर यहीं पर सर चालुक्य आए, फिर यहीं पर सर राष्ट्रकूट आए, राष्ट्रकूट के बाद सर ये वेस्टर्न चालुक्य आए। अब जब वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइन कर रहे हैं तो इनके 3 फ्यूडिटरीज, यहां पर कौन आया, यहां पर रूल कर रहे हैं यादवास, यहां पर रूल कर रहे हैं यादवास। यहां पर कौन आया सर, यहां रूल कर रहे हैं काकाटियाज, यहां रूल कर रहे हैं काकाटियाज, और सर यहां रूल कर रहे हैं होयसलास, यहां रूल कर रहे हैं होयसला। ये बात समझ में आ गई, बात समझ में आ रहा है। आप देखो इस फेज को एक्चुअली कहा जाता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, इसको कहा जाता है एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अब देखिए जब बड़ी बड़ी डायनेस्टीज टूटती हैं तो उसके बाद कैसे भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया। और इनफैक्ट यहां पर आप देखिए गुर्जर प्रतिहाराज में ये जो तरीका था फ्यूडिटरीज बनाने का पूरे भारत में चला। इनफैक्ट यही चीज आप देखोगे आगे चल के मेडिवल हिस्ट्री के बीच में राजपूत जो है वो सिटी वाइज भी डिवाइड हो जाते हैं, है ना, मेवाड़ के राजपूत, जयपुर जोधपुर के राजपूत, है ना। तो आप देखोगे सिटी वाइज मेवाड़ अलग अलग आप देखोगे तो सिटी वाइज राजपूत का डिवीजन देखने को मिला। एंड दिस इज फॉर द वेरी रीजन कि इस प्रकार के फ्यूडिटरीज बनाने का सिस्टम चल रहा था। तो आप देखिए कि गुर्जर प्रतिहारा यहां पर थे, वो डिक्लाइन हुए, तब क्या हुआ, कितने सारे डायनेस्टीज बनी, कलचोरी, चंदेलास, गढ़वाल्स, परमार, सोलंकी, चौहान, तोमर्स, ये सब लोग रहे। ईस्ट बंगाल, बंगाल की तरफ असम, बंगाल, उड़ीसा निकल के आए। साउथ की तरफ जहां राजपूत थे, है ना, इस एरिया में आप देखोगे यादवास, होयसलास, काकाटियाज ये निकल के आए। आई होप यहां तक बात समझ में आपको आ रही होगी। यहां से इक्का दुक्का सवाल कभी यूपीएससी में प्रीलिम्स ने फाउंडर्स के बारे में पूछ लिया, है ना। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूं यादवास, होयसला, काकाटियाज, क्योंकि दोस्तों अभी क्या होगा कि अब ये वो टाइम पीरियड आने वाला है, ये वो टाइम पीरियड आने वाला है दोस्तों कि इधर पे यहां पर भारत के इस बाउंड्री पे 712 एडी में इस्लाम यहां तक पहुंच जाएगा, इस्लाम पहुंचने वाला है। अब आप ये देखिए भारत में अंदर क्या माहौल है और इस्लाम भी अब यहां तक पहुंच चुका है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कहानी देखो, इसको तो अभी मिटा दो, इसको मिटा दो। अब जरा समझो जब तक यहां पर गुर्जर प्रतिहारास थे तब तक इस्लाम भारत के अंदर एंटर नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दे वर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 712 वाला पोर्शन अभी लिख रहा हूं जो मैं, वो तब की बात है जब गुर्जर प्रतिहारास है, तो इसके आगे जो है इस्लाम नहीं आ पाया। लेकिन जैसे ही इतना टूट गया भारत, इतने छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर डायनेस्टीज में, जाहिर सी बात है डिसयूनिटी थी, और ये सारे इंडिपेंडेंट राजपूत भी आपस में लड़ाई लड़ रहे थे। ये पॉलिटिकल डिसयूनिटी का फायदा उठाया गया बाहर के द्वारा, इस्लामिक पावर्स के द्वारा, और वहां से आप देखोगे तो ये इन्वेजन होना शुरू होते हैं। हैड इंडिया बीन यूनाइटेड तो शायद ये इस्लामिक इन्वेजन भारत में नहीं हो पाता, लेकिन यहां पर पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो गई और आपस में लड़ना बहुत बड़ा खतरनाक चीज हो गया, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा। और नीचे आप देखोगे यादवास, होयसलास, काकाटियाज ये भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं, ये भी आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो होगा क्या कि जब ये इतने बड़े पोर्शन पर यू विल फाइंड कि अब इतने बड़े पोर्शन पर क्या होगा, अल्टीमेटली दिल्ली सल्तनत अपने आप को स्टैब्लिश करेगा। इसको मैं थोड़ा आगे बता देता हूं कि अब क्या होने वाला है, जरा इस कहानी को भी समझ लीजिए। प्लीज सी, अब यहां क्या हो रहा है दोस्तों कि ये वाला एरिया पे दिल्ली सल्तनत आ गया है, ठीक है। दिल्ली सल्तनत, अब दिल्ली सल्तनत कैसे आया बताऊंगा अभी आपको, ठीक है। और नीचे की साइड आप देख रहे हो कि सर यहां पर पावर्स आपस में लड़ रही हैं। ये हैं सर यादवास, ये रूल कर रहे थे देवगिरी से रूल कर रहे हैं। फिर यहां पर है काकाटियाज, इनकी कैपिटल है
इनकी कैपिटल है साहब वारंगल, इनकी कैपिटल है वारंगल। और यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं होयसलास, होयसला सर ये रूल कर रहे हैं हालेबिट से, सर ये रूल कर रहे हैं हालेबिट से। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अब आप समझिए कि अगर ये लोग भी आपस में लड़ेंगे तभी तो इस बात का फायदा उठाया दिल्ली सल्तनत के खलजीज ने। अब दिल्ली सल्तनत के अंदर कई सारी डायनेस्टीज थी, जैसे देखोगे स्लेव डायनेस्टी, मैं आपको बताने वाला हूं अभी आगे, फिर देखोगे खलजी डायनेस्टी, फिर आप देखोगे तुगलक डायनेस्टी आएगी, अभी इसके बारे में पूरा बताऊंगा आपको। तो यहां पर चूंकि ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, इस बात का फायदा दिल्ली सल्तनत ने उठाया और वो नीचे की तरफ अपने एक्सपीडिशंस करते थे और इस एरिया पे अटैक करते थे और इनको भी उन्होंने अपना हिस्सा बना लिया था, ठीक है ना। इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत ने यहां तक लेटर पांड्यास तक भी आप देखोगे कि कैप्चर करके अपना कब्जा कर लिया था। यहां पर लेटर पांड्यास थे, इनको भी यहां पर आप देखोगे दिल्ली सल्तनत देर सवेर कैप्चर करेगा। यहां तक बात समझ में आ गई? इज दिस पॉइंट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन? अब दिल्ली सल्तनत भारत पहुंचा कैसे, जरा उस बात को भी अच्छे समझ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहां पर बात रखती है, ठीक है। कैसे ये कहानी यहां पर बनती है, जरा आइए उसको यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अभी मैं इस चीज को अब यहां पर गौर से जरा देखिएगा। ये डायग्राम मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, जो बना हुआ है उसी को फॉलो करेंगे हम लोग, थोड़ा समझेंगे क्या मैंने यहां पर बताया। देखो एकदम बेसिक से कैसे इस्लाम का एडवेंट हुआ इंडिया के अंदर वो समझते हैं। देखो प्रॉफिट मोहम्मद का यहां पर बर्थ होता है, प्रॉफिट मोहम्मद लास्ट मैसेंजर राइट ऑफ इन इस्लाम मुस्लिम्स में, तो वो 570 एडी में उनका यहां बर्थ हुआ, ठीक है। और फिर जब उनका बर्थ हुआ तो ऑफकोर्स इनिशियली तो वो उनको कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे हमें क्या करना है, लेकिन तो बाद में पता चला कि नहीं ही इज प्रॉफिट, एंड देन उसके बाद वो इस्लाम को स्प्रेड करना शुरू करते हैं। 632 एडी में उनका यहाँ डेथ होती है, राइट। और उनकी डेथ जब हुई तो एक बड़ा यहाँ पर एक इशू क्रिएट हो गया कि अब इस्लाम को यहां से आगे कौन बढ़ाएगा, राइट। एक बड़ा सवाल ये था कि इस्लाम को यहां से आगे कौन ले जाएगा। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कहते थे कि फैमिली लाइन में जो लोग हों, जो रिश्तेदार लोग हैं, उन्हीं में से कोई होना चाहिए जो बेसिकली इस्लाम को आगे ले जाए, हेड करे। और कुछ लोग ऐसे थे जो कह रहे थे नहीं, जो प्रॉफिट मोहम्मद के क्लोज कंपेनियन हो वो यहां पर लीड करें। तो ऐसे में यू विल फाइंड कि अभी बड़ा डिस्प्यूटेड टाइप की चीजें थी, तो कैलिफ सिस्टम यहां से शुरू होता है, यहां से शुरुआत होती है कैलिफेट सिस्टम की, इसको खलीफा सिस्टम कहा जाता है। तो पहले जो कैलिफेट मतलब एक तरह से फैमिली कह सकते हैं हम, रूलर्स की डायनेस्टी, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग समझने के लिए। तो पहले शुरू होती है रशिदियन, ठीक है। अब आपको ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना नहीं जानना है, सिर्फ समझिए कहानी के एडवेंट, इस्लाम का एडवेंट हुआ कैसे। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद का यहाँ पर डेथ होती है, वफात होता है, तो उसके बाद यू कैन फाइंड रशिदियन डायनेस्टी यहाँ पर, या रशिदियन फैमिली यहाँ पर आती है, रशिदियन कैलिफेट सिस्टम आता है। अब इस रशिदियन में यू विल फाइंड कि यहाँ पर यू विल फाइंड हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, है ना, इस तरह से आप देखोगे हजरत अली, ये आपको यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। तो हजरत अबू बकर हो गए, ठीक है, हजरत उमर हो गए, हजरत उस्मान हो गए, हजरत यहाँ पर अली हो गए, ये लोग यहाँ पर खलीफा बनते हैं, ये लोग यहाँ पर कैलिफ्स बनते हैं। अब हजरत अली के यहाँ पर आप देखोगे तो बच्चे थे हजरत हुसैन, बट ही वाज नॉट इंटरेस्टेड मच इन द पॉलिटिकल अफेयर्स, मतलब ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए आप देखोगे यहाँ पर ये रशिदियन कैलिफेट सिस्टम का एंड हो जाता है। और उसके बाद आते हैं उमैयद्स। खाली नाम जान लीजिए, आपको एक एक नाम कहीं याद करने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि आपको ये सब नाम याद रखें, नहीं, आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी, ठीक है ना। तो रशिदियन कैलिफेट सिस्टम के बाद उमैयद्स आए। अब ये उमैयद्स रूल करते हैं, देखिए 661 एडी से लेकर 750 एडी तक। और आप लोगों ने इतना सुना होगा कि 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम जो है वो अटैक करता है सिंध के ऊपर, ये कहानी तो आपने सुनी होगी, है ना, पहली बार अटैक ऐसा होता है। तो ये अटैक क्यों हुआ था वो समझते हैं। ध्यान रखिएगा वो अटैक उमैयद्स के टाइम पे हुआ, उमैयद का कमांडर था, उमैयद्स का कमांडर था। उमैयद कौन थे, उमैयद कौन है ये, हु आर दीज उमैयद्स? भैया उमैयद्स वही है जो कैलिफेट सिस्टम का पार्ट है। भाई डेथ के बाद क्या हुआ, कैलिफेट सिस्टम शुरू हुआ। तो पहले खलीफास कौन बने, रशिदियन, उसमें यहाँ पर 4 खलीफा दिख रहे हैं। फिर उमैयद्स आए, अब नाम याद नहीं रखने, उमैयद्स आए। तो उमैयद्स का एक कमांडर था जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम, ठीक है। और हुआ क्या कि भाई मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के ऊपर अटैक कर दिया। वाई, ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया दोस्तों, यहां पर आप इस जरा डायग्राम को देखिएगा कि यू विल फाइंड कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि देखिए यहां पर उमैयद्स थे तो मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम है, ठीक है। यह मैप आपको दिख रहा है, इंडिया वाला मैप है, ये आपका पूरा अरेबियन पेनिनसुला है, ठीक है, ये अफ्रीका वाला पोर्शन आपको दिख रहा है, ठीक बात है। तो यहां पर क्या हुआ कि ये ट्रेड होता था ऐसे शिप्स का। तो यहां पर जो सिंध का राजा था, दाहिर था उसका नाम, तो वो क्या करता था, इस अरेबियन पेनिनसुला में जो यहाँ पर जो शिप्स हो रही थी, जो ट्रेड होता था उमैयद्स के साथ, उनकी शिप्स को ये लूट लेता था, उनकी शिप्स को लूट लेता था।
एंड हेंस मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में इसी वजह से ये जो लूट ले रहा था यहाँ पर शिप्स को सिंध राजा दाहिर, इसलिए उमैय्यद के कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अटैक कर दिया और 712 एडी में यहां पर पहुंच गया। अब आप देखिए 712 एडी में अभी अभी यहां पर आप देखो गुर्जर पथियारा स्ट्रांग हो रहे हैं, तो गुर्जर पथियारा चूंकि इस जगह मौजूद है इसलिए यहां पर इस्लाम आगे अभी फिलहाल नहीं बढ़ पाया, राइट, बिकॉज यहां पर आप देख सकते हो गुर्जर पथियारास बैठे हुए हैं एंड दे आर गार्डिंग द वेस्टर्न बॉर्डर्स, हेरेंस आगे नहीं बढ़ पाया। लेकिन जैसे ही हम देखेंगे गुर्जर पथियारास डिक्लाइन होंगे 1000 एडी के आसपास, आप देख रहे हो 1000 एडी के आसपास जैसे ही डिक्लाइन होंगे ये सारे लोग बनना शुरू हो जाएंगे इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज और आपस में सब लड़ाई भी लड़ रहे हैं। दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इस्लामिक रूलर्स, इस्लामिक कंट्री के रूलर के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई एंड हेंस दे मेड एन अटैक ऑन द इंडिया। फिर आप देखोगे महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद घौरी ये सब लोग अटैक करते हैं, है ना। तो ये लोग कहां से आए थे, गजनी घौरी ये कहां है, क्या है, कौन मोहम्मद कौन महमूद कहां से आया, ये बात समझनी है। थोड़ा आइए इसको भी देख लेते हैं, आइए जरा इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं था, इसको वापस से पहले कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो उमैय्यद का टाइम था जब मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया। उमैय्यद का रूल खत्म होता है 750 एडी में और फिर वहां पर आते हैं अब्बासिड्स, ये भी एक प्रकार के खलीफा थे। अब ये नाम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटीज में नाम का जिक्र आता है। अब अब्बासिड्स जब रूल कर रहे हैं तो आप देखोगे अब्बासिड्स ने स्पेन तक जाके इस्लाम को फैला दिया, तो इस्लाम बहुत दूर दूर तक फैल गया था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जरा इस वाले डायग्राम को मैं आपको वापस से बताता हूं, ये तो नहीं, इसको छोड़ दीजिए, इस वाले डायग्राम को देखिए। तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो एरिया है ये आपका अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है, हाँ, दिस इज योर अरेबियन पेनिनसुला। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद थे यहाँ पर तो अरेबियन पेनिनसुला में उन्होंने इस्लाम को फैला दिया, है ना। तब प्रॉफिट मोहम्मद थे, प्रॉफिट मोहम्मद के रशीदियन कैलिफेट सिस्टम आया तो उन्होंने क्या किया, और ज्यादा यहाँ पर इस्लाम को फैलाया, ये आप देख सकते हैं, और इस्लाम को यहाँ पर फैला दिया, राइट। फिर आप देखोगे तो उमैय्यद आए, और ज्यादा इस्लाम फैला यहाँ पर, और इस्लाम को फैला दिया गया, ठीक बात है ना। आप देखोगे कि अब्बासिड्स आते आते पूरा स्पेन, है ना, ये पोर्तुगल का एरिया भी, पुर्तगाल का एरिया भी, पोर्तुगल का एरिया भी, पुर्तगाल का एरिया भी पूरा कैप्चर कर लिया गया। इतने बड़े एरिया में यहाँ पर इस्लाम जो है वो फैल चुका था। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि यहाँ से पावर इनकी छूटना शुरू हो गई अब्बासिड्स के टाइम पे। और ये वाला जो एरिया है ना, अब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ गवर्नर्स थे, इन्हीं के गवर्नर्स हैं, ये लोग गवर्नर्स हैं भाई, जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अगर कंपायर है तो प्रोविंसेस है, गवर्नर्स होंगे। तो ये गवर्नर्स थे, तो ये गवर्नर्स एक तरह से अब इनको दिख रहा, समझ में आ रहा है कि हाँ इनकी पावर डिक्लाइन कर रही है, तो ये थोड़ा थोड़ा अपने आप को पावरफुल बनाएंगे। ऐसे ही आप देखोगे कि इनके यहाँ पर भी गवर्नर्स थे। तो अब हुआ क्या, जरा इस बात को समझिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात है, कैसे यहाँ पर अब्बासिड्स भारत में आना शुरू करते हैं वो जरा यहाँ पर समझ लीजिए। इनफैक्ट नॉट अब्बासिड्स, कैसे ये इस्लामिक इन्वेजन भारत में होना शुरू होता है, इस बात को प्लीज समझ लीजिए। देखिए कैसे ये घोरी, कैसे गजनी ये भारत पहुंचे, वो समझिएगा। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये आप लोगों के लिए। देखिए अब यहां पर आप देखो ये पूरा कुछ ऐसी कहानी है, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, ये आपको इंडिया दिख रहा है, ठीक बात है, ये अरेबियन पेनिनसुला है, हाँ ठीक बात है। यहां पर आप देखोगे तो एक यहां पर अंपायर था, टर्किक अंपायर था, ठीक है। टर्किक लोग थे इनफैक्ट यहाँ पर, नॉट टर्किक अंपायर, सेंट्रल एशिया के लोग हैं ये जो आप देख रहे हो, यहाँ पर सेंट्रल एशिया के लोग थे और यहाँ टर्किक अंपायर था। अब यहाँ जो लोग होते थे ना, ये जो ट्राइब्स होती थी, इनकी बड़ी जबरदस्त ट्राइब्स होती थी, है ना, इनकी ट्राइब्स बड़ी जबरदस्त होती थी। यहाँ पर ट्राइबल एरिया है सेंट्रल एशिया का, ट्राइब्स रहती थी, लेकिन बड़ी खूंखार ट्राइब थी, बड़ी खतरनाक ट्राइब थी, लड़ाकू, बड़ी खतरनाक लड़ाकू थी। तो ये ट्राइब्स वाले लोग क्या करते थे कि ये लोग ऐसे नीचे आते थे, यहाँ पर आते थे, अटैक करते थे, लूट करते थे और चले जाते थे। तो जब यहाँ पर जब आप देखोगे अब्बासिड्स रूल कर रहे हैं, तो अब्बासिड्स ने क्या किया, इन लोगों को, कुछ लोगों को कैप्चर कर लिया, ठीक है, इन लोगों को कैप्चर कर लिया। अब जैसे एक यहाँ पर आपको निकल के आएगी ट्राइब सेलजुक्स, कौन है यहाँ पर, सेलजुक्स, ठीक है। आप देखोगे सेलजुक्स लोग हैं, तो क्या किया, समानिड्स हैं, सेलजुक्स हैं, ये सब यहाँ पर लोग पकड़ लिए गए। इन लोगों को अब्बासिड्स ने अपने यहाँ नौकरी दी, किसकी, पैलेस गार्ड्स की, उनको पैलेस गार्ड्स अपॉइंट किया। उनको आप देखोगे तो क्या किया अब्बासिड्स ने, मर्सनरी बनाया, मर्सनरी मतलब अपने यहाँ सोल्जर्स की नौकरी दी, अब आप समझिएगा कि ये जो टर्किक लोग हैं, जो सेलजुक्स जैसे ये लोग हैं, ये बड़े लॉयल होते थे अपने मालिक के लिए। तो ये लोग जब यहाँ पर अब्बासिड्स के आ गए, मतलब जब नीचे आ गए, तो इनको पैलेस गार्ड्स की नौकरी दिया, मर्सनरी सोल्जर्स बनाया, इनको नमक खिला रहे थे, तो ये लोग बड़े लॉयल होते थे।
और इन लोगों का, ये जो ऊपर से लोग टर्किक लोग नीचे आए, है ना, यहां पर जब ये आए तो इनका इस्लामाइजेशन हुआ। इनका क्या हुआ? इस्लामाइजेशन हुआ। यानी कि टर्किक लोग जो थे ये पहले से मुस्लिम्स नहीं थे, ये टर्किक पीपल है, दे कम तुर्कमेनिस्तान, है ना, ये टर्किक वाला वो नहीं टर्की से आ रहे हो, ये तुर्कमेनिस्तान से आ रहे हैं। तो ये लोग जब नीचे आए तो इस्लामाइजेशन इनका हुआ, यानी कि इस्लाम में कन्वर्ट हुए। अब ये लोग अब्बासिड्स की तरफ से लड़ रहे हैं, है ना। इधर से आप देखोगे, यहां से भी आप देखोगे तो सेल्जुक से, ऊपर से भी आप देखोगे सेल्जुक से कोई भी ट्राइब ले लो तो यहां से भी ट्राइब्स हैं और ऊपर से भी ट्राइब्स हैं। अब आपस में यहां पर लड़ाई हो रही है, आपस में लड़ाई हो रही है। ऐसे में यू विल फाइंड कि यहां पर कई सारी डायनेस्टीज भारत के आसपास जो है वो सेटल होना शुरू होती है। एज यू कैन सी हियर, आप देखो ये मुल्तान दिख रहा है, इंडस दिख रहा है ना। समवेयर हियर यू विल फाइंड कि हाँ सर यहां पर सिंध भी आ जाएगा, है ना, सिंध भी आ जाएगा। तो इस एरिया में यू विल फाइंड कई सारी डायनेस्टीज बनना शुरू होती है ना। उसमें से आप देखोगे कि अब यहां पर क्या हुआ कि आपको मिलेगा, यू विल फाइंड कि हाँ खुरासन है ये एरिया अफगानिस्तान का। यहां पर आप देखोगे कि एक यहां पर समानिड डायनेस्टी शुरू हुई, समानिड डायनेस्टी स्टार्ट हुई, है ना। अब ये ट्राइब्स ही हैं, धीरे धीरे गवर्नर्स ही थे जो इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, तो वो अपनी इंडिपेंडेंट होने की वजह से ये बना रहे हैं डायनेस्टीज। समानिड्स हो गए, है ना, जैसे आप देखोगे साफरीड हो गई, साफरीड डायनेस्टी हो गई, है ना, ये साफरीड डायनेस्टी हो गई, ये बात यहां ध्यान रखिएगा, साफरीड डायनेस्टी हो गई। ऐसे ही आप देखोगे कि यहां पर गजनी, अब गजनवीड, ये क्या हुआ था, ये जो लोग ट्राइबल्स थे ना, ट्राइब्स जो थी, ये गाजी अपने आप को बोलते थे, गाजी, जो अपने रिलीजन को बचाने वाला हो, गाजी बोलते थे अपने आप को। तो यहीं से ये लोग शुरू हुए, तो इन्होंने अपना यहां पर अपने आप को, ये गाजी से आया है, गजनी से, तो यहां से ये गजनीवीड, यहां से गजनीवीड अंपायर की शुरुआत हो गई, है ना। ऐसे यहां पर आप देखो गजनीवीड के अंदर क्या था, एक अंपायर था छोटा सा, घुरीड, तो घुरीड यहां पर शुरू हो गए, घुरीड। तो मोहम्मद घौरी ये घुरीड से आया था, महमूद ऑफ गजनी गजनीवीड अंपायर से आया हुआ था। इस प्रकार से भारत के बगल में ये सारे डायनेस्टीज बनने लगी थी, गजनी, गजनवीड, गुरीड। कैसे समझ आया ना कि तेल ऊपर से ट्राइब्स नीचे आ रही थी, वही पावरफुल हो रही थी, वही डायनेस्टीज बना रही थी, और जो गवर्नर्स थे वो भी अब इंडिपेंडेंट हो रहे थे, तो वो भी ट्राइब्स बना रहे, डायनेस्टीज बना रहे थे। इस प्रकार से ये जो बगल में आप देखोगे भारत के, ये सब भारत, इस्लाम जो है भारत के पास तक पहुंच गया, एडवेंट ऑफ इस्लाम। और फिर जब हम लोग यहां पर वीक हुए, भारत यहां पर वीक हुआ इस सेंस में कि यहां पॉलिटिकल डिसयूनिटी हो गई, भारत डिवाइड हो गया, तभी आप देखोगे कि ये इन्वेजन होना शुरू होते हैं। महमूद गजनी इन्वेडेड इंडिया 17 टाइम्स, है ना, सोमनाथ से लेकर नागरकोट तक वो इन्वेड करता है भारत को, है ना। फिर आप देखोगे घौरी आता है, घौरी की लड़ाई जो है वो पृथ्वीराज चौहान से यहां पर होती है ना। ये भी हमने यहां पर डिस्कशन किया हुआ है, पृथ्वीराज चौहान से जो लड़ाई यहां पर हो रही है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, मैं सीधे घौरी पे आता हूं, है ना, महमूद मोहम्मद घौरी, मोहम्मद घौरी, ही इज फाइटिंग विद पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, इज फाइटिंग विद पृथ्वीराज चौहान। और ये थी फर्स्ट बैटल, ये थी फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसको बोलते हैं 1191 की फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, ठीक है। इसके बाद आती है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 AD, 1192 AD, ठीक है। ये दो बैटल में आप देखोगे, पहले बैटल में मोहम्मद गौरी जो है वो हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान वन द बैटल। लेकिन मोहम्मद गौरी एनी हाउ एस्केप कर जाता है, एस्केप कर गया, लेकिन एक साल का गैप लेता है और उसके बाद फिर से वो आता है और मोहम्मद गौरी फिर से अटैक करता है। इस बार वो यहाँ जीतता है और पृथ्वीराज चौहान की यहाँ पर हार हो जाती है। इस तरह से इसके बाद 1192 के बाद आप देखोगे कि इस्लाम जो है एक तरह से भारत के अंदर वो एंटर कर गया है और मोहम्मद गौरी जो है वो यहाँ पर भारत में अब आ गया है, पहले ही आ चुका है, तभी तो तराइन की बैटल लड़ रहा है, ठीक है। लेकिन मोहम्मद गौरी जब ये रिटर्न करता है, वापस जाता है अपने किंगडम, तो ये अपने 4 यहां पर स्लेव्स को छोड़ जाता है, अपने 4 गवर्नर्स छोड़ जाता है इनफैक्ट, ठीक है। कौन कौन से गवर्नर्स होते हैं, पहला आप देखोगे यहां पर यू विल फाइंड याल्दूज, एक देखोगे कुबाचा, फिर देखोगे कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर देखोगे तो वो है था आपका बख्तियार खलजी। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। तो इस्लाम इस तरह से यहां पहुंचता है। अब ये अलग अलग जगह से रूल कर रहे हैं। याल्दूज आप देखोगे तो कहीं ना कहीं गजनी से रूल कर रहा होता है, तो ये कहता है कि भाई मैं रूल करूंगा सब जगह बिकॉज मैं असली वाला गजनी हूं। ये रूल कर रहा होता है समवेयर, आप देखोगे मुल्तान से रूल कर रहा होता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर मिलता है रूल करने के लिए, ये लाहौर से रूल करता है।
और बख्तियार खलजी जो है बंगाल से रूल करता है, ठीक है। फिर आप देखोगे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश जो है वो दिल्ली लेके चला आएगा पूरी चीजें, तो लाहौर की जगह वो दिल्ली से रूल कर रहा होगा, और इस तरह से भारत के अंदर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। यही बातें जो है वो आपको इस स्लाइड पे और आगे लिखी हुई थी, जो मैंने आपको समझा दिया कि भाई उमैय्यद जब खत्म हुए तो अब्बासिड्स आए, अब्बासिड्स का रूल चलेगा देखिए 1250 में। अब जब अब्बासिड्स हैं तो बहुत सारी डायनेस्टीज फॉर्म होना शुरू हो गई थी। एज यू कैन सी, सेल्जुक डायनेस्टी, ख्वारिज़मी एम्पायर, समानिड डायनेस्टी, सफरीड डायनेस्टी, गजनवी डायनेस्टी, घुर डायनेस्टी, ये सारे नाम मैंने आपको लिए। तो जब अब्बासिड्स चल रहे हैं अरेबियन पेनिनसुला में, तब ये डायनेस्टीज भारत के बगल में फॉर्म हो रही हैं, और इनके फॉर्म होने का रीजन टर्किक एम्पायर का नीचे आना, उनके लोगों का नीचे आना, और साथ ही साथ वो जो गवर्नर्स हैं उनका इंडिपेंडेंट होना। इस प्रकार से आप देखोगे कि शुरुआत जो है दिल्ली सल्तनत की भारत के अंदर हो जाती है। आई होप इतनी बातें आप लोगों को यहां समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, ठीक है, कहानी बहुत सिंपल थी, बट होपफुली आपको ये समझ में आ गई होगी। क्लियर? चलिए अब यहां से जो है दैट इज द स्टोरी ऑफ दिल्ली सल्तनत। अब देखिए यहां पर ना मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही डायनेस्टी को डिस्कस करूंगा आज, और वो है स्लेव डायनेस्टी। हमारे पास दिल्ली सल्तनत के लिए दूसरा भी लेक्चर है, तो मैंने डेलिबरेटली 2 लेक्चर्स लिए यहाँ पर आप लोगों के लिए, कि भाई पहले वाले मैंने सोचा कि आप लोगों को अर्ली मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, ताकि आपका एक बेस थोड़ा बहुत बन जाए कि कैसे यहाँ पर ये अर्ली मेडिवल हिस्ट्री में गुर्जर प्रतिहारास कैसे आए, राजपूत कैसे आए, पालास कैसे आए, और फिर उसके बाद कैसे यहाँ पर आगे हम देखेंगे इंपीरियल चोलास। तो कहानी समझ में आ गई। नॉर्थ में क्या है भाई, कहानी कहाँ रोकी थी? हर्षवर्धन पे। हर्षवर्धन के बाद क्या शुरू हुआ? गुर्जर प्रतिहारास। गुर्जर प्रतिहारा का यूनाइटेड रूल था, जब वो खत्म हुए तो क्या हुआ? एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि इंडिपेंडेंट राजपूत, तोमर, सिसोडियास, चौहान्स, गढ़वाल्स, परमार्स, कलचुरीज, सिसोडिया, सोलंकीज, ये सब देखने को मिलते हैं। ठीक बात है सर। और जब ये खत्म होते हैं तो वहां पर दिल्ली सल्तनत आ गया। क्लियर है यहाँ तक बात? यहाँ तक कहानी, नॉर्थ की कहानी क्लियर हो गई। अब डेक्कन में आ जाइए, तो पहले सातवाहन, फिर वहीं वाकाटाका, फिर वहीं उसके बाद आपके आए चालुक्य, चालुक्य के बाद आए राजपूता, राजपूता के बाद वेस्टर्न चालुक्य, और वेस्टर्न चालुक्य डिक्लाइन करते हैं तो यादवास, होयसलास और काकाटियास, ये 3 नाम मैंने बताए। ठीक है, अब उसके बाद डेक्कन में आएंगे, डीप साउथ में आएंगे संगम एज, फिर कालभरास, फिर उसके बाद इंपीरियल चोलास, फिर उसके बाद पल्लवास, और फिर इंपीरियल चोलास। आई होप यहां तक कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। ये पूरी हमने मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट शुरू पढ़ा। अब हम लोग सेकंड फेज में एंटर कर रहे हैं, और जिसमें दिल्ली सल्तनत की 5 डायनेस्टीज हैं। तो दिल्ली सल्तनत आप देखोगे तो 1206 से लेकर 1526 तक रूल करती है। इसमें 5 डायनेस्टीज हैं, स्लेव डायनेस्टी, फिर खलजी डायनेस्टी, फिर तुगलक डायनेस्टी, फिर सैयद्स और फिर लोधीज। अभी हम लोग यहाँ पर स्लेव डायनेस्टी को शुरू करेंगे, जो कि 1206 से लेकर 1290 तक रूल करती है। ध्यान रखिएगा, इसके बाद खलजी आती है। खलजी सिर्फ 30 साल तक रूल करते हैं, लेकिन इनका रूल काफी इंपॉर्टेंट होता है। 30 साल में बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, है ना। ये शॉर्टेस्ट लिव डायनेस्टी थी, लेकिन काफी इंपैक्टफुल होती है। इसके बाद आती है आपकी तुगलक डायनेस्टी, जो काफी रीजन बन गया था डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, और उसी का पीरियड सबसे लंबा चलता है। बड़ा आप देखो कैसे यहाँ पर चीजें हैं। एक ऐसी डायनेस्टी सबसे छोटी डायनेस्टी थी, लेकिन वो काफी इंपैक्टफुल रही। एक डायनेस्टी सबसे बड़ी डायनेस्टी थी, लेकिन वही डायनेस्टी रीजन बनती है डाउनफॉल का, राइट। फिर सैयद और यहाँ पर लोधीज होते हैं। तो आज हमारा डिस्कशन यहाँ पर इसके ऊपर होने वाला है, दैट इज द सैयद स्लेव डायनेस्टी। इसी को हम लोग इलबारी डायनेस्टी भी कहते हैं, इसी को हम लोग मामलुक डायनेस्टी भी कहते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। और अब देखिए, सबसे पहली बात कि दिल्ली सल्तनत के लिए अब सबसे बड़े चैलेंज क्या थे। भारत में दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश हुआ, सबसे बड़ा चैलेंज इनके लिए क्या था? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज था, पहला चीज तो कि याल्दूज जो बैठा हुआ था गजनी में, वो भी चाहता था कि मैं भारत पे कब्जा करूं। वाई इज कुतुबुद्दीन ऐबक रूलिंग, हम क्यों वहां रूल करने दें इसको? तो पहला चैलेंज तो वही था। कुबाचा वो मुल्तान से बैठा हुआ था, वो भी चाहता था। सो दे वर द अदर स्लेव्स ऑफ मोहम्मद गौरी, है ना। एक स्लेव्स के कमांडर्स एक तरह के थे, तो वो भी चाहते थे, गवर्नर थे मोहम्मद गौरी के, वो भी चाहते थे कि हम भारत पे रूल करें। तो पहला चैलेंज दिल्ली सल्तनत के लिए खुद के ऐबक के जो साथ वाले थे वो खुद थे। दूसरा बड़ा चैलेंज था राजपूत, क्योंकि इंडिपेंडेंट राजपूत थे, और अगेन उनकी पावर तो डेफिनेटली स्ट्रांग थी ही, वो टक्कर तो दे ही रहे थे यहाँ पर। एक तो वो चैलेंज था। तीसरा बड़ा चैलेंज था इंटरनल रेबेलियन। आप देखोगे अक्सर बंगाल की कहानी, ध्यान रखना कि बंगाल पूरे दिल्ली सल्तनत के टाइम पे कभी उनके हाथ में आएगा, दिल्ली सल्तनत के, कभी दिल्ली सल्तनत के हाथ से निकल जाएगा। ठीक है। एंड देन उसके बाद डी इज मंगोल का थ्रेट, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। मंगोल्स यानी कि आप जो मंगोलिया से आए थे, राइट। ध्यान रखिएगा एक बड़ा बेसिक सा फंडा कि मंगोल नहीं, ख्वारिज्मी अंपायर था एक। तो ख्वारिज्मी अंपायर जो फॉर्म हो रहा था भारत के बगल में ही, कई सारे अंपायर फॉर्म हुए थे, उसमें ख्वारिज्मी अंपायर भी था। तो ख्वारिज्मी अंपायर को खत्म किसने किया था? मंगोल्स ने किया था। और जब उसको खत्म किया तो उस वक्त उनका एक रूलर था जलालुद्दीन मांगबरनी, जो वहां से भागता है और चंगेज खान उसको चेस करता है। मैं भी उसी कहानी आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो ये चैलेंजेस थे दिल्ली सल्तनत के लिए। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये सारे रूलर्स हैं जो यहाँ पर आए थे, कुछ मेजर रूलर्स हैं।
जैसे आप देखोगे सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ पर रूल करता है, उसके बाद इल्तुतमिश आता है, उसके बाद उसका एक लड़का था रुकनुद्दीन जो बेसिकली सिर्फ 7 मंथ्स के लिए रूल करता है, हमें ज्यादा ध्यान देना नहीं है। फिर उसकी लड़की आती है इल्तुतमिश की, रजिया, फिर उसके बाद बहराम शाह, देन मसूद शाह, देन नसीरुद्दीन महमूद एंड देन गयासुद्दीन बलबन। और बलबन के बाद हम देखते हैं एक रूलर और आता है कैकू, और कैकू का बड़ा कमजोर रूलर होता है, और वहां से फिर आप देखोगे तो खलजी डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में यहां पर देखते हैं, हु इज रूलिंग फ्रॉम 4 इयर्स ओनली। 1206 एडी से लेकर 1210 एडी तक रूल करता है। पहली बात ध्यान रखिएगा इसके लिए कि इसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। ध्यान रखिएगा, लाहौर नॉट दिल्ली, लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था। दूसरी बात, ये पहला मुस्लिम किंग था इंडिया के अंदर। तीसरी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी कहते थे, यानी गिवर ऑफ लैक्स भी कहा जाता था। और चौथी बात, कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पैट्रनाइज किया था किसको? हसन निजामी, जिसने लिखी थी ताजुल मसीर, और फिर फखरुद्दीन, इनको यहाँ पर जो है पैट्रनाइज किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इंपॉर्टेंटली बात है कि ये याल्दूज और कुबाचा से लड़ाई भी लड़ता है, एंड देन ये चौगान या पोलो खेलते खेलते इसकी डेथ हो जाती है। ये सब बातें आप लोग प्लीज नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर अब चीजों को लिखा हुआ है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, समझना है इसको, कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, कहानी तो कुछ समझानी थी, वो आपको मैंने समझा दी कैसे भारत तक ये इस्लाम पहुंचा, है ना। इसलिए मैंने कहानी डेलिबरेटली, मैं चाहता तो यहीं से शुरू करता, मेरे लिए बड़ा सिंपल हो जाता, मैं लिख लिख के आराम से 1 घंटे में खत्म कर देता, चैप्टर भी हो जाता। लेकिन मैंने सोचा भाई लोग कि आप लोगों के लिए ना मैं शुरू करता हूं पीछे से, जहां से छोड़ा था मैंने एंशिएंट हिस्ट्री, बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू कि वहीं से शुरू करूंगा, लेकिन मुझे लेक्चर्स कम है, बट ठीक है, मैंने फिर भी वहीं से शुरू किया आप लोगों के लिए। ठीक है, अब आइए शमसुद्दीन इल्तुतमिश की बात करते हैं। 1210 एडी से लेकर 1236 एडी तक इल्तुतमिश गद्दी पे बैठता है। अब इल्तुतमिश जब गद्दी बैठा तो ऑब्वियस सी बात है, अब यहाँ पर इसका एडवांटेज, ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, याल्दूज और कुबाचा, जो कि हम देख चुके हैं गवर्नर थे, गौरी ने जिनको अपॉइंट किया था, तो ये आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच में जो हुई लड़ाई थी, है ना, दैट इज, इन दोनों में आप देखोगे याल्दूज जो है वो जीत जाता है, कुबाचा की डिफीट हो जाती है। जब कुबाचा हार गया तो उसका एडवांटेज लिया किसने? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कहा बढ़िया है, एक तो आपस ही मरकट के खत्म हो गया, है ना, एक तो आपस में मरकट खत्म हो गया। अब इल्तुतमिश और याल्दूज की लड़ाई होती है, दिस वाज द थर्ड बैटल ऑफ तराइन। इसको हमने लड़ी, इसको लड़ाई लड़ी गई थी 1217 एडी में लड़ी गई थी। इसमें याल्दूज हार गया, याल्दूज का चैप्टर भी क्लोज हो गया, और इल्तुतमिश यहाँ पर पूरा अनडाउटेड रूलर हो गया, और उसने मक्का मदीना यानी अरेबियन पेनिनसुला से परमिशन भी ले लिया कि अब मैं यहाँ का रूलर हूं, तो उसको ब्लू टिक मिल गया। यही ब्लू टिक कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया था। रूल करने से पहले आप अरेबियन पेनिनसुला से पूछोगे ना, क्योंकि मक्का मदीना की जगह वही थी कि भैया हम राजा बन जाएं, हम राजा हैं, तो आपको ब्लू टिक मिल जाता था। अब वो ब्लू टिक यहाँ पर नहीं लिया, मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं लिया था और इल्तुतमिश ने लिया। इसलिए कभी कभी आप देखोगे इल्तुतमिश को रियल फाउंडर कहा जाता है स्लेव डायनेस्टी का। देन उसके बाद इसने अपनी कैपिटल लाहौर से दिल्ली ले आया, मैंने आपको बोला था। थर्ड चीज ध्यान रखिएगा कि इसने टंका कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया और इसने जित्तल कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है ना। तो टंका कॉइन्स यानी सिल्वर कॉइन्स, जित्तल कॉइन्स यानी कि कॉपर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया। देन उसके बाद इंपॉर्टेंटली उसने अपने प्रोविंस को, इल्तुतमिश ने अपने जो उसका जो बड़ा सा एरिया था, जितने एरिया में इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का एरिया रूल कर रहा था, उसको उसने डिवाइड किया था कुछ प्रोविंसेस में। जैसे हमने देखा था मौर्याज के टाइम पे, मौर्याज ने उसको 5 प्रोविंसेस में डिवाइड कर रखा था। वैसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर मुगल जो दिल्ली सल्तनत वाले लोग थे, उन्होंने इक्ताज में डिवाइड कर रखा था, है ना। और एक इक्ता को रूल कौन करता था? इक्तेदार, इसी को बोला जाता था इक्तेदारी सिस्टम। और इन इक्तेदार वाले लोगों को सैलरी जो मिलती थी वो कैश में या लैंड में मिलती थी। इंपॉर्टेंटली इसके बाद ई पॉइंट, यहां पर इसने इल्तुतमिश ने एक ग्रुप ऑफ 40 बनाया, यानी ग्रुप ऑफ 40 नोबल्स के आसपास, उसको कहा गया चहलगानी, है ना, चहलगानी या चालीसा, 40 लोग थे, चालीसा कहा गया, ठीक है। ये कौन थे? ये नोबल्स हैं जो एक तरीके से बेसिकली जो सुल्तान है उसको एक तरह से एडवाइस कर रहे हैं। देन उसके बाद ABCDEF उसने पैटर्नाइज किया इल्तुतमिश ने किसको? मिनाजुस सिराज को, जिसने तबाकात नासरी लिखी थी। एंड इंपॉर्टेंटली इल्तुतमिश ने सेव्ड इंडिया फ्रॉम द रॉथ ऑफ चंगेज खान। ऐसा क्यों कहा गया? मैंने बताया कि ख्वारिज़मी एम्पायर पर अटैक किया गया था चंगेज खान ने, जो मंगोलियन था। तो जलालुद्दीन मांगबरनी जो कि ख्वारिज़मी एम्पायर का रूलर था, भागा वहां से, और जो भारत के पास पहुंचा तो उसने भारत से मदद मांगी, लेकिन इल्तुतमिश ने पनाह देने से मना कर दिया। तो जलालुद्दीन मांगबरनी को वापस जाना पड़ा, और वो इंडिया के ब्यास और इन सब नदी के अराउंड ही आप देखोगे सिस सतलज एरिया में वो छुपा रहा। सिस सतलज मतलब CIS, सिस सतलज मतलब आप देखो ना, इन बिटवीन दीज एरिया कहीं ना कहीं छुपा रहा। अब पहले तो वहां पर मंगोलियन रूलर चंगेज खान वेट कर रहा था ब्यास नदी के पास, ये आएगा तब पकड़ूंगा मैं, भारत में नहीं घुसूंगा क्योंकि भारत का कोई रूल ही नहीं है, भारत ने तो उसको पनाह देने से मना कर दिया है, तो क्यों जाऊं मैं अंदर। तो वो वेट कर रहा था, लेकिन जब वो नहीं आया तो उसने कहा चलो एक काम करते हैं, उसको छोड़ो, बाकी ख्वारिज़मी एम्पायर को हम लोग कैप्चर करते हैं, और वो आगे बढ़ गया। इस तरह से यहां पर कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने, ये चंगेज खान का जो अटैक होता था वो यहां पर नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद आप देखोगे, ये मैंने कहानी आपको बता दिया, ये पूरी कहानी मैंने एक्सप्लेन कर दी कैसे ख्वारिज़मी एम्पायर पर अटैक हुआ मंगोल्स का। मंगोल ने फिर बाकी वेट किया काफी टाइम तक, फिर वो उसने आगे कहा कि ही वाज इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग द रिमेनिंग ख्वारिज़मी एम्पायर। तो चंगेज खान आगे की तरफ बढ़ गया और उसको कहा कि तुम यहीं रहो, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं, रजिया सुल्तान। बीच में रुकनुद्दीन भी आया, लेकिन रुकनुद्दीन इल्तुतमिश का जो लड़का था बड़ा ही नकारा लड़का था, 7 महीने रूल किया, फिर इसकी कहानी खत्म हो गई। फिर गद्दी पे इल्तुतमिश ने बैठाया, किसको, खुद अपॉइंट किया रजिया सुल्तान को। रजिया सुल्तान ऑब्वियसली एक फीमेल है, तो ऑब्वियसली बात है शी इज द फर्स्ट, बेसिकली हर फर्स्ट लेडी सुल्तान है ये। उसने पर्दा सिस्टम को डिस्कार्ड किया, उसने कोई पर्दा नहीं किया, और वो खुलेआम मीटिंग कर रही है सबके साथ बैठ के। ये बात जो है, वो जो चलीसा है जो बाप ने बनाई थी इसके, उन लोगों को बड़ी चुभ रही है कि यार ये लड़की आके हमें सिखा रही है, हमारी हम मीटिंग, हमारे सामने मीटिंग कर रही है, चेहरा खोले हुई है, ये तो बड़ा खराब है, इस्लाम के अगेंस्ट है, ये कैसे कर रही है। तो नोबल्स की नजरों में रजिया की बड़ी इज्जत नहीं थी, और रजिया बड़ी रिवोल्टेड टाइप की थी, रिवोल्ट होता था उसके खिलाफ, है ना, क्योंकि सुल्तान जो नोबल्स थे वो चाहते नहीं थे, नोबल चाहते थे कोई और बने, नोबल चाहते थे हम में से कोई बन जाए। तो उसने पर्दा सिस्टम को डिस्कार्ड किया, है ना। अब इसको 2 रीजंस की वजह से अपोज किया जाता था रजिया को नोबल्स के जरा। पहला क्यों, शी वांटेड टू क्रिएट अ ग्रुप ऑफ जो उसके लिए लॉयल हो। तो रजिया चाहती थी कि ऐसा ग्रुप बनाया जाए जो उसके लिए लॉयल हो, जो उसके लिए काम करे, ऐसे ग्रुप को बनाया जाए। और दूसरा, उसने यहां पर अपने टीम के अंदर रजिया ने एक नॉन टर्क को अपॉइंट किया था, जिसका नाम था याल्दूज, सॉरी जिसका नाम था याकूट। अब याकूट के साथ थोड़ा इनका ये वाला एंगल हो गया होगा, है ना, थोड़ा सा मतलब रहा होगा कुछ कुछ, बाकी इस पर विश्वास ही बहुत जताती थी रजिया, है ना, याकूत पे। तो याकूत के साथ जो है उसने कहा चलो चलते हैं, अटैक करते हैं, अटैक 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 अटैक। तो अटैक करने निकल गए, भाई ठीक है, कब्जा करना है। तबार हिंद के आसपास आप देखोगे, इसको भटिंडा कहा गया, बटिंडा कहा गया, वहां पर आप देखोगे तो अल्तुनिया जो था, अल्तुनिया ने क्या किया, उस पर अटैक कर दिया, और यहां पर याकूट को तो काम तमाम कर दिया, और अल्तुनिया रजिया को पकड़ लिया। रजिया ने कहा कि भाई मेरा तो जो आशिक है वो खत्म हो गया, है ना, याकूट खत्म हो गया, अब क्या करें, बचने का तरीका क्या है। तो फिर उसने अल्तुनिया से कहा कि भाई साहब आई ऑल्सो लव यू, है ना भाई, मैं भी तुमसे जो है बहुत ज्यादा इलू इलू कर रही हूँ। तो अब अल्तुनिया ने कहा कि वाह, अल्तुनिया पिघल गए, वहां पर अल्तुनिया पिघल गए, और अल्तुनिया के साथ वहां पर शादी ब्याह हो गया, है ना, अल्तुनिया का शादी ब्याह कर लिया। अल्तुनिया ने उसको इंप्रेशन किया, लेकिन यहाँ कुछ लव एंगल आने की वजह से शादी ब्याह भी कर लिया भाई। और दोनों लोग चलते हैं, एक बार फिर कोशिश करते हैं कि दिल्ली की तरफ फिर से अटैक किया जाए, लेकिन इस बार वो फेल हो जाती है रजिया, एंड उसको बीच में ही यहाँ पर खत्म कर दिया जाता है। ये रजिया का यहाँ पर चैप्टर खत्म हो गया 1236 से लेकर 1239 AD तक का। इसके बाद आप गद्दी पे देखो, नसीरुद्दीन महमूद बैठता है। नसीरुद्दीन महमूद को दरवेश किंग कहा गया, जनरस पर्सन था, बड़ा पायस पर्सन था, ऐसा बोलते हैं। अब नसीरुद्दीन जो है वो माइनर है, छोटा है ना। उसको गद्दी बैठालता है कौन, बलबन। बलबन गद्दी बैठालता है, और बलबन क्यों बैठालता है गद्दी पर, तो चाहता है, बलबन चाहता था ये बन जाए। अब नसीरुद्दीन महमूद जो है गद्दी बैठ गया, लेकिन अब उसके नोबल्स जो थे वो उसके खिलाफ, बलबन के खिलाफ कान भरते थे नसीरुद्दीन महमूद के, कि भैया बलबन जो है ना बड़ा शातिर है, इसने तुम्हें गद्दी बैठाल दिया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें मार के ये गद्दी बैठ जाएगा। तो जब ये बातें बोली गई तो नसीरुद्दीन महमूद की कान थोड़े वो हो गए, कान भर दिए गए थे। तो नसीरुद्दीन महमूद ने क्या कहा, बलबन इधर आओ, कि जी साहब कि तुम आज से रेस्टिगेट, खत्म, तुम्हारी सर्विसेज बहुत अच्छी थी, थैंक यू सो मच, तुम जाओ। तो नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को हटा दिया। बलबन जब हट गए तो उसकी जगह अपॉइंट किया किसको, राय रैयान को अपॉइंट किया किसको, इनामुद्दीन को अपॉइंट किया। तो बलबन की जगह इनामुद्दीन आ गया, इनामुद्दीन को अपॉइंट कर दिया। लेकिन उस नसीरुद्दीन को पता चला कि यार ये जो निकल गया है यहाँ से बलबन जो है मंगोल से कांटेक्ट में आ गया, और मंगोल जानते हो कितने खतरनाक लोग हैं, है ना, मंगोल से कांटेक्ट में आ गया है। तो भाई पैंट ढीली हो गई वहां पर। नसीरुद्दीन महमूद किसको लगा यार कुछ भी हो सकता है, ये तो ऐसा ना हो कि बलबन पूरा अटैक कर दे, काम ही खत्म हो जाए। तो फिर से बुलाया कि बलबन सॉरी, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, है ना, सॉरी। तो बलबन केम इन कॉन्टैक्ट विद मंगोल्स, एंड दिस बेसिकली नसीर भाई जो हमारे थे उनकी हवा टाइट हो गई, एंड ही कॉल्स बैक बलबन, हेलो ब्रो प्लीज वापस आ जाओ, गलती हो गई, अब नहीं करेंगे। तो नसीरुद्दीन महमूद जो है यहाँ पर वापस से गद्दी बैठता है। नहीं, एनीवे, नसीरुद्दीन महमूद के बाद जो गद्दी संभालता है वापस से वो है गयासुद्दीन बलबन, है ना। इसी को आप देखोगे, गयासुद्दीन बलबन के बारे में पढ़ रहे थे, नाउ इट्स फाइनली ऑन द थ्रोन। टाइटल लेता है ये उलुग खान का, बहुत सारे स्टेप्स लिए उसने। सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो उसने थ्योरी ऑफ डिवाइन किंगशिप प्रोपोगेट करी थी, यानी उसने कहा कि भाई, उसने नोबिलिटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करी कि नोबिलिटीज बेलगाम हो रहे हैं, इन नोबिलिटीज को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट। तो उसने किंगशिप की थ्योरी दिया। उसने कहा कि जो रूलर है ना, ही इज नियामत खुदाई मतलब ही इज द गिफ्ट फ्रॉम गॉड, हमको गॉड की तरफ से मानो भैया, हमको थोड़ा इज्जत करो हमारी। एंड ही टुक द टाइटल ऑफ जिल्ले इलाही, आई एम द जिल्ला इलाही मतलब शैडो ऑफ गॉड ऑन अर्थ, गॉड की छाया हूं मैं अर्थ पे, तो भैया रूलर की इज्जत करो। ये सब बातें गयासुद्दीन बलबन बोल रहा था। एंड देन उसने सजदा और पैबॉस शुरू कर दिया, नोबल्स को नीचा दिखाने के लिए, मेरे पैरों को चूमो, मेरे आगे माथा टेको। दिस वाज अ वे टू शो द नोबल्स डाउन, है ना, उनकी पावर कंट्रोल करने के लिए। एंड देन उसके बाद उसने ईरानियन फेस्टिवल सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। नोबल्स को इस बात से भी गुस्सा आया कि यार ये क्या कर रहे हैं, इस्लामिक चीजें छोड़ के आप ईरानियन चीजें कर रहे हैं। नवरोज फेस्टिवल शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन,
ब्लड आयरन क्या था कि भाई मेवाटीज थे। मेवाटी आप देखोगे, मेवात का एरिया, आप जाओगे दिल्ली से अजमेर की तरफ या जयपुर की तरफ तो यू फाइंड द मेवात का एरिया है, हरियाणा का टाइप का, हरियाणा में है वो, हरियाणा का एरिया आप देखोगे तो वहां पर मेवाटीज थे एंड दे वर क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ रकस इन द एरिया, है ना, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा था। इसलिए यहाँ पर उनको ब्लड मतलब हार्श पनिशमेंट देंगे एंड आयरन मतलब स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देंगे, स्ट्रिक्ट लॉ होगा। तो यहाँ पर मेवाटीज को कंट्रोल करने के लिए, ताकि लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो, यहाँ पर उसने ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी को फॉलो किया एंड देन उसने कहा कि कोई भी मेरे कोर्ट में जोक नहीं मारेगा, कोई भी यहाँ पर ड्रिंकिंग नहीं करेगा, वगैरह वगैरह यहाँ पर गयासुद्दीन बलबन ने बोला था। ठीक है, सो अब कुछ यहाँ पर चीजें हैं जो स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे हुई। जैसे आप देखोगे सेंट्रल, यहाँ पर आप देखोगे गयासुद्दीन बलबन ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यहाँ बनाया, मिलिट्री डिपार्टमेंट बनाया, सॉरी, उसको बोला गया दीवाने अर्ज। ठीक है, फिर उसने यहाँ पर एक इंटेलिजेंस का डिपार्टमेंट बनाया, जासूसी का, स्पाई, उसको बोला गया एस्पियोनेज, मतलब बरीद मामलुक बोला गया। फिर उसके बाद आप देखोगे उसने यहाँ पर ओनली एक्सपीडिशन, इकलौता एक्सपीडिशन किया था बंगाल में। अब इतनी बड़ी आर्मी थी उसके पास, किसके पास, ये जो आपके बलबन साहब थे, लेकिन इसने कभी एक्सपीडिशन नहीं किया, दिल्ली से बाहर नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसको डर लगता था कि मंगोल्स कभी भी अटैक कर देंगे। तो उसने इकलौता एक्सपीडिशन किया था बंगाल के खिलाफ, लेकिन बाकी उसने कभी भी दिल्ली से बाहर नहीं किया। उसको फियर था, किसका फियर था? मंगोल के इन्वेजन का। एंड देन आमिर खुसरो वाज इन द कोर्ट ऑफ बलबन और उसको पैरट ऑफ इंडिया यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर क्या है कि बलबन की डेथ होती है 1286 एडी में, राइट। उसके सक्सेसर बड़े वीक थे, स्लेव डायनेस्टी का डिक्लाइन हो गया। कैकू बाद भी, कैकू भी आता है, वो भी वीक था तो डिक्लाइन हो गया, फाइन। तो यहाँ पर जो एक रीजन था डिक्लाइन का वो क्या है? एक्सटर्नल फैक्टर, मंगोल का इन्वेजन एक बड़ा फैक्टर रहा। मैं आपको इसको डिस्कस करूंगा जब मैं तुगलक और खिलजी डिस्कस करूंगा, वहां पर मैं आपको मंगोल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, इंटरनल रेबेलियन, नोबिलिटीज का रेबेलियन भी हो रहा था बार बार, नोबिलिटीज खुश नहीं थे। एंड फाइनली यहाँ पर जो इनकॉम्पिटेंट सक्सेसर था बलबन का, उसकी वजह से यहाँ पर डिक्लाइन हो गया। अब ऐसी भी थ्योरी आती है कि बलबन की डेथ कैसे हुई। कुछ लोग थ्योरी भी कहते हैं कि बलबन को पॉइजन कर दिया था नसीरुद्दीन ने। ठीक है, ऐसा भी हुआ है ना। एक थ्योरी है कि तबाकत नासरी में लिखा हुआ है कि सॉरी, नसीरुद्दीन की डेथ कैसे हुई, तो एक थ्योरी है कि बलबन ने उसको जहर दे दिया था, और दूसरी थ्योरी है कि नहीं, नसीरुद्दीन महमूद जो है खुद नेचुरल डेथ मरा है ना, ऐसा कुछ उसका कोई यहाँ पर बलबन ने नहीं दिया। तो ये थ्योरीज है, ऐसा डाउट स्टूडेंट्स पूछ लेते हैं मुझसे, तो मैंने बता दिया ऐसा कोई खास रीजन यहाँ पर अदरवाइज नहीं है। ठीक है ना। सो दिस इज इट, हमारा यहाँ पर चैप्टर भी ये स्लेव डायनेस्टी का एंड होता है। तो होपफुली दोस्तों आपने कहानी समझ ली होगी। मैंने अभी जहां छोड़ा था एंशिएंट हिस्ट्री को वहीं से शुरू किया है। इस चैप्टर मैंने डेलिबरेटली आप लोगों को मौका दिया कि आप लोग अर्ली मेडिवल पीरियड से शुरू करो। तो गुर्जर प्रतिहारास को देखा हमने, फिर पालास को देखा हमने, राजपूतों को देखा हमने, इंपीरियल चोलास को देखा, एज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में जो डायनेस्टीज टूट के बन गई थी, चाहे साउथ में हो, यादवास, हौसलास, काकाटियास, या फिर नॉर्थ के अंदर हो, बहुत सारी डायनेस्टीज, वो देखा हमने। पालास में कौन पालास टूटे तो क्या क्या बना, वो देखा हमने। एंड देन किस प्रकार से एडवेंट ऑफ इस्लाम इंडिया के अंदर होता है, कैसे गजनी गोरी आते हैं, ये सब बातें हमने यहाँ देखी। एंड देन दिल्ली सल्तनत को स्टैब्लिश किया, और फिर दिल्ली सल्तनत के अंदर स्लेव डायनेस्टी को हमने आज यहाँ पर पढ़ा है। होपफुली आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। दोस्तों पढ़ाई करते रहिए, आप सब लोग मौज करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आप लोगों से अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और कुछ डाउट हो तो वो भी यहाँ बताइएगा। मैं डेफिनेटली कमेंट बॉक्स को पढ़ूंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में सॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।